हेलो एंड वेलकम टू संस्कृति आईएएस ऑनलाइन लर्निंग प्रोग्राम। बायोटेक्नोलॉजी की क्लास में आपका स्वागत है। ये जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कई आयामों से जुड़ा हुआ है, कई डायमेंशन है उसके पूरे के पूरे जीएस में। और वो टॉपिक है फॉरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी, अपराध अनुसंधान में प्रयोग होने वाले जैव तकनीक। फॉरेंसिक का मतलब होता है अपराध अनुसंधान, और उसमें जैव तकनीक की जो विधाएं प्रयोग की जाती हैं हम उसके बारे में बात करेंगे। कई सारी तकनीक हैं जो इसमें प्रयोग की जाती हैं, लेकिन आज जो हमारी बात होगी वो मेनली होगी डीएनए प्रोफाइलिंग पे। डीएनए प्रोफाइलिंग का मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। आप डीएनए प्रोफाइलिंग कहें या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहें, बात एक ही है। प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजी इस डीएनए प्रोफाइलिंग के आपको समझने होंगे, और मेंस के दृष्टिकोण से भी इसकी उपयोगिता है, जिसके बारे में मैं थोड़ा बहुत इंडिकेट कर दूंगा। फोरेंसिक बायोटेक्नोलॉजी की विधाएं कौन कौन सी हैं, किन किन तकनीकों का प्रयोग करके हम अपराध अनुसंधान करते हैं, पुलिस अपराध अनुसंधान करती है। पहला जो हम पढ़ने जा रहे हैं आज वो है डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। दूसरा पॉलीग्राफी या पॉलीग्राफ टेस्ट। पॉलीग्राफी या पॉलीग्राफ टेस्ट का मतलब है लाई डिटेक्शन। लाई डिटेक्शन का मतलब है झूठ पकड़ने की मशीन या सच का पता लगाने वाली मशीन। आपने देखा होगा कई टीवी सीरियल में, कई मूवी में, या ऐसे भी जानते होंगे पॉलीग्राफी या पॉलीग्राफ टेस्ट क्या होता है। हम इसके बारे में क्लासेस में डिस्कस करेंगे। फिर एक बहुत ही फेमस है नार्को एनालिसिस, जिसको ट्रुथ सीरम टेस्ट भी कहते हैं, जिसमें हम व्यक्ति को बेहोश करके, ऑलमोस्ट बेहोश करके उससे सूचनाओं को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नार्को एनालिसिस भी बहुत महत्वपूर्ण और बहुत चर्चित विषय रहा है। और एक और है जिसका नाम है ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग। इसके बारे में भी बात करेंगे। जब मैं इसको बताऊंगा तब इसकी बातें आपको समझ में आएंगी। बहुत ही विश्वसनीय आधुनिक तकनीक है अपराध अनुसंधान की। और एक बायोमेट्रिक्स, जैसे हम कहते हैं ना उंगलियों के छाप, फिंगरप्रिंट, वो सारी चीजें बायोमेट्रिक्स में आ जाती हैं। कई बार इसका इस्तेमाल अपराध अनुसंधान में भी किया जाता है और कई बार व्यक्तियों के पहचान को स्थापित करने में भी किया जाता है। जैसे कि आधार कार्ड जब आपने बनवाए तो आपने अपने बायोमेट्रिक्स के कई निशान दिए, जिसमें से 3 प्रमुख थे। फिंगरप्रिंट था, आपका जो आइरिस स्कैन था वो था, आंखों का स्कैन था, और आपका फेस का फोटो था। ये तीनों आंकड़े बायोमेट्रिक आंकड़े थे, है ना। तो आज तो हमारी डिस्कशन किस पे होनी है, डीएनए प्रोफाइलिंग पर, लेकिन आने वाले क्लासेस में हम इन सबको एक एक करके पढ़ेंगे। और चलिए अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है डीएनए प्रोफाइलिंग। डीएनए प्रोफाइलिंग को हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग भी कह सकते हैं। कई लोगों का कहना है कि भाई हिंदी में बता दीजिए, तो डीएनए उंगली छापन, ठीक है, सही है, डीएनए उंगली छापन भी कह सकते हैं। तो डीएनए प्रोफाइलिंग कहिए, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहिए, बात एक ही है। हिंदी में भी फिंगरप्रिंटिंग कह सकते हैं आप, बहुत शुद्ध हिंदी की आवश्यकता हो, उंगली छापन कहिए। कई बार इसको आपने सामान्य बोलचाल की भाषा में डीएनए टेस्ट के रूप में भी देखा होगा कि चलो उसका डीएनए टेस्ट होगा, या उस अमुक व्यक्ति का डीएनए टेस्ट हो रहा है, इस अपराधी का डीएनए टेस्ट किया जाएगा, इस आतंकवादी का डीएनए टेस्ट किया जाएगा। तो डीएनए टेस्ट भी जब आम बोलचाल की भाषा में हम बोलते हैं तो उसके मतलब तो कई निकल सकते हैं, लेकिन जब भी अपराध अनुसंधान के संदर्भ में डीएनए टेस्ट शब्द का प्रयोग किया जाता है तो उसका मतलब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग या डीएनए प्रोफाइलिंग ही होता है। लेकिन आपसे आग्रह है कि आप डीएनए टेस्ट का प्रयोग ऐसे ना करें। आप हमेशा आंसर लिखते समय, समझते समय डीएनए प्रोफाइलिंग या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जैसे प्रमाणिक शब्दों का प्रयोग ही करें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। डीएनए प्रोफाइलिंग क्या है, एक्चुअली क्या किया जाता है उसमें। तो सबसे पहले देखिए कि इस बात को हमने पढ़ा और समझा है कि किसी भी दो व्यक्ति के डीएनए में अगर समानता और असमानता की बात की जाए तो हम में से कोई भी दो व्यक्ति 99.9% समान है, हम सिमिलर है। हमारे डीएनए के अंदर के कोड्स और सारी चीजें, सूचनाएं 99.9% सेम है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा 0.1%, 0.1% असमानता भी तो है ना, असमानता। बस आप इसी बात को समझ लीजिए कि 0.1% हर व्यक्ति डीएनए के स्तर पर असमान है उसमें असमानताएं हैं, बस यही पकड़ लिया वैज्ञानिकों ने। और वैज्ञानिकों ने कहा कि 99.9% समान तो हैं हम, लेकिन 0.1% असमान भी तो है। यानी ये भी कह सकते हैं कि दुनिया में जितने भी व्यक्ति हैं वो 0.1% के आधार पर एक दूसरे से अलग है।
और अगर हम 0.1% की इसी असमानता को आधार मान लें तो हर व्यक्ति की एक विशिष्ट पहचान डीएनए के द्वारा भी की जा सकती है। डीएनए में उपस्थित असमानता और समानता के आधार पर की जा सकती है कि नहीं? इसी चीज को आधार बनाया गया डीएनए प्रोफाइलिंग का, जिसमें कहा गया कि डीएनए में उपस्थित वीएनटीआर की समानताएं और असमानता के आधार पर, अंतर के आधार पर पहचान। अब इसमें एक शब्द आगा वीएनटीआर। आप ये भी कह सकते हैं कि डीएनए में उपस्थित समानता और अंतर के आधार पर पहचान स्थापित करना, लेकिन मैंने इसमें एक शब्द और पिरो दिया, वीएनटीआर। कारण है कि जब हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं तो संपूर्ण डीएनए को नहीं पढ़ते हैं। अगर हम संपूर्ण डीएनए को पढ़ने लगेंगे तो फिर तो वो क्या हो जाएगा, वो तो जीनोम प्रोजेक्ट हो जाएगा, वो तो जीनोमिक्स हो जाएगा। और जीनोमिक्स क्यों करना है? हमें तो सिर्फ व्यक्ति की पहचान स्थापित करनी है कि भाई ये वही है या कोई और है। जैसे कि एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं, किसी अपराध स्थल पे एक व्यक्ति का मर्डर हो गया और वहां पे खून के 2 सैंपल मिले, एक सैंपल उसका जिसका मर्डर हुआ है और एक सैंपल उसका जो शायद अपराध के समय वहां उपस्थित था। और जाहिर सी बात है कि अगर अपराध के समय उपस्थित था तो अपराध से जुड़ा हुआ है और हो सकता है हत्यारा वही हो। डॉक्टर ने उसके डीएनए परीक्षण करके रख लिए और संदिग्धों के डीएनए परीक्षण करके मिलान किए और एक व्यक्ति पकड़ा गया और कहा गया कि भाई तुम्हारा ही खून गिरा हुआ था यहाँ पे। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्लड ग्रुप की जांच नहीं की जा सकती क्योंकि ब्लड ग्रुप तो समान हो सकते हैं, 4 ही प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं पूरे दुनिया भर में। डीएनए जांच की जाएगी और डीएनए जांच में क्लियर हो जाएगा कि ये ब्लड ग्रुप के अंदर की डीएनए और उस व्यक्ति का डीएनए मिलता है, इसलिए वो संदिग्ध, अब संदिग्ध नहीं है बल्कि अभियुक्त है। उसके ऊपर केस में चलाई जाएगी, राइट? तो ये मामला जो है समानता और अंतर का ही है। अब ये मत समझिएगा कि हम उस व्यक्ति का फ्री में जीनोमिक्स करेंगे, एक एक जीन की कहानी हम निकाल डालेंगे जो हमने पहले पढ़ा था। नहीं, सरल तकनीक है। जीनोमिक्स के बहुत साल पहले ही डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की विधा दुनिया के सामने आ गई थी। इसलिए क्योंकि यहां पे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में संपूर्ण डीएनए के बदले में वीएनटीआर को ढूंढा गया, जिसका नाम है वेरिएबल नंबर टेंडम रिपीट्स। अब क्या है ये वीएनटीआर? पहले तो याद रखिए, वीएनटीआर हमारे डीएनए के अंदर पाए जाने वाला एक विशिष्ट अनुक्रम है, एक विशिष्ट सीक्वेंस है जो हम सब के अंदर होता है, हम सब के अंदर है। वीएनटीआर है ही है। बस ये ध्यान रखिएगा कि हम सब के अंदर वीएनटीआर तो है, लेकिन कितना है, कहां है और कितने बड़े साइज में है, ये सब में अलग अलग होगा। वीएनटीआर का पाया जाना निश्चित है हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर, लेकिन उसकी पोजीशन, उसका मॉलिक्यूलर वेट, वो कितना बड़ा है, और उसका नंबर, उसकी संख्या सब में असमान है। वो 100% कभी भी मैच नहीं करेगा। मैं एग्जांपल देता हूं। इमेजिन कीजिए कि आपको कहा जाए कि भाई ये देखो ज्योग्राफी की 2 किताबें हैं, ज्योग्राफी की 2 किताबें हैं, और एक व्यक्ति को शक हो कि ज्योग्राफी की ये दोनों किताब एक ही है। किसी ने उसकी कॉपी कर ली, कॉपीराइट उल्लंघन करके उसको दोबारा छाप दिया और अपने नाम से छपवा के बेच दिया, और आपको दे दिया कि आप देखो, ढूंढ के बताओ, पता करके बताओ कि आज ज्योग्राफी की दोनों किताब एक ही है या अलग अलग है। एक तरीका तो ये होता है कि आप ज्योग्राफी की उस किताब को शुरू से लेकर अंत तक पढ़ जाओ और फिर दूसरे को भी पढ़ो लाइन बाय लाइन, और फिर सारे अंतर को निकालकर सामने रख दो। लेकिन आपको नहीं लगता कि ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा? कितनी मेहनत लगेगी पूरी किताब पढ़ने में? दूसरा एक तरीका मैं बताता हूं जो ज्यादा सटीक और स्मार्ट तरीका है, वो ये है कि आप ज्योग्राफी के अंदर प्रयोग किए जाने वाले कुछ एक शब्द को पकड़ लो। जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में कौन सा शब्द बार बार इस्तेमाल होता होगा? लेट्स से इक्वेटर। इक्वेटर शब्द तो ज्योग्राफी में इस्तेमाल होता ही होगा। आपने कहा कि मैं इक्वेटर शब्द को पकड़ूंगा। अब तो यह तय बात है कि ज्योग्राफी की दुनिया की कोई भी किताब होगी उसमें इक्वेटर वर्ड का यूज तो होगा, लेकिन वो इक्वेटर वर्ड जो होगा वो कितनी बार प्रयोग में आया होगा, कहां कहां प्रयोग पे आया होगा, किस पन्ने पे आया होगा, वो हर अलग अलग किताबों में अलग अलग होगी। बात समझ में आ रही है? अगर हम इक्वेटर वर्ड को ही पकड़ ले और दोनों किताबों को जांच लें
और आपको दिखता है कि भाई इक्वेटर वर्ड यहां भी 332 बार आया, उस किताब में भी 332 बार आया, और यहां भी उन्हीं पन्नों और लाइन पे आया, और वहां भी उन्हीं पन्नों और लाइन पे आया। इसका मतलब दोनों किताब एक है। मान सकते हैं आप, मानना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप देखते हैं कि नहीं जी, इक्वेटर वर्ड इसमें 332 बार आया, इक्वेटर वर्ड उसमें जो है 326 बार आया, यहां पे अलग अलग पन्नों पे था, वहां पे पन्नों में विषमता थी, यहां पे पन्ना नंबर 5 पे 3 बार था, वहां पन्ना नंबर 5 पे 1 बार भी नहीं है, वहां पे पन्ना नंबर 7 पे 4 बार है, यहां पे पन्ना नंबर 7 पे सिर्फ 1 बार है। तो आप कह सकते हैं कि दोनों किताबें अलग है। कारण है कि आपने एक पैमाना बना लिया, और पैमाना क्या बना? इक्वेटर वर्ड को, और उसी वर्ड को आपने पैमाना बनाकर और उस दोनों के बीच में समानता या अंतर स्थापित करने की कोशिश की। अगर वो वर्ड समान संख्या में समान स्थान पर मिलते हैं तो किताबें बराबर हैं, सेम है, और अगर नहीं मिलते तो किताबें अलग हैं। बिल्कुल वही चीज समझिए वीएनटीआर के बारे में। वीएनटीआर हमारे डीएनए के ऊपर लिखा हुआ अंकित एक ऐसी सूचना का समूह है जो हम सबके शरीर में पाया ही जाता है, लेकिन हम सबके शरीर में पाए जाने के बावजूद भी उसकी आकार, उसकी संख्या और उसकी स्थिति हम सब में अलग अलग है। तो अगर हम इस वीएनटीआर को आधार मान लें तो फिर हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि डीएनए की मैचिंग उस व्यक्ति से हो रही है या नहीं हो रही है। सरल शब्दों में समझाया, आपको वैज्ञानिक स्तर पे इसमें उतरने की आवश्यकता नहीं है। अदरवाइज आप फिर वो बायोटेक्नोलॉजी के उस कोर प्रोसेस पे पहुंच जाएंगे जहां हो सकता है कि आपको सुनने और समझने में अच्छा लगे, हो सकता है इस बात की अनुभूति हो कि मैंने कुछ नया सीखा है, लेकिन परीक्षा के स्तर पे उसका कोई उपयोग नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं बार बार बोलता भी हूं कि इस परीक्षा में यह जानना बहुत जरूरी है कि क्या पढ़ना है, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी यह जानना है कि क्या नहीं पढ़ना है। एनीवे, अब सवाल यह है कि डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए डीएनए चाहिए, तो डीएनए कहां से मिलेगा? रक्त से, लार से। अब ध्यान दीजिएगा, लार में डीएनए नहीं होता, लेकिन जब मुंह से लार निकलता है ना, तो जीभ के, होठों के, गाल के, तालु के, वहां से कोशिकाएं टूट टूट के बाहर आती हैं, और लार में सामान्यतः आपको कोशिकाएं मिल ही जाएंगी, और जब कोशिकाएं मिल जाएंगी तो उसके अंदर डीएनए भी मिलेगा, तो लार से भी हम प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें कि प्योर सलाइवा, सिर्फ सलाइवा, उसमें आपको डीएनए मिले जरूरी नहीं है ना। लेकिन ध्यान दीजिएगा, समान व्यक्ति का लार जब भी गिरता है उसमें पक्का इस बात को मान के चलिए कि उसमें कुछ ना कुछ कोशिकाएं होंगी, और कुछ भी डीएनए की मात्रा मिल गई, हमारा काम हो जाएगा। जड़ सहित बाल, ध्यान दीजिएगा, बाल अगर उखड़ा हुआ हो और जड़ सहित उखड़ा हुआ हो तो जड़ के आसपास बहुत सारी कोशिकाएं मिलेंगी, लेकिन बाल अगर कटा हुआ है तो उससे डीएनए नहीं मिलेगा। नॉर्मली ऐसा होता है कि अपराध स्थल पे, जहां पे मारपीट हो रही है या किसी तरह का कोई भी स्ट्रगल हो रहा है, संघर्ष हो रहा है, वहां पे कोई व्यक्ति ऐसा थोड़े कहता है कि आओ मुझे मार दो। वो भी तो संघर्ष करता है, और संघर्ष करने में उसके बाल को खींचता है, सर पकड़ता है, उसमें कुछ बाल टूट के गिर जाते हैं, और कई बार अपराध अनुसंधान में ये टूटे हुए बाल, जड़ से उखड़े हुए बाल भी डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए मददगार साबित होते हैं, है ना। त्वचा कोशिका, त्वचा कोशिका, अब त्वचा कोशिका में क्या होता है कि कोई मर्डरर अगर किसी का मर्डर कर रहा है या कोई अपराध कर रहा है तो व्यक्ति विरोध तो करेगा, और विरोध करेगा तो क्या करता है? वो नाखून से उसको स्क्रैच करता है, नाखून से उसको उसके चेहरे पे, उसके बाह पर स्क्रैच करता है, उस पर घाव लाने की कोशिश करता है। और उसमें जब भी पुलिस जब जाती है अपराध स्थल पे, क्राइम सीन पे, तो जो विक्टिम है, जिसके साथ दुर्घटना घटी है या अपराध हुआ है, उसके नाखून की जांच की जाती है कि कहीं नाखून के अंदर कुछ तो नहीं है, और वहां से त्वचा निकालकर फिर उसकी डीएनए टेस्ट की जाती है, और फिर अपराधी या संदिग्धों की जांच पड़ताल करके अपराध या अपराधी तक पहुंचा जाता है। वीर्य, वीर्य में जानते स्पर्म होगा और वहां से डीएनए मिल जाएगा। तो इन सभी से डीएनए की सैंपल प्राप्त की जाती है। तो थोड़ा दिमाग लगाना है, जब भी पेपर में आ जाए कि डीएनए सैंपल किससे प्राप्त की जाती है, तो थोड़ा दिमाग भी लगाना है, कहां कहां से हो सकता है। तो इस स्लाइड में हमें दो ही बात पे ध्यान देना है, पहला डेफिनेशन और एक शब्द जिसका नाम है वीएनटीआर, डीएनए में उपस्थित स्पेशल अनुक्रम, स्पेशल सीक्वेंस, जो हम सब में होता तो है लेकिन उसकी संख्या, उसके आकार और उसकी स्थिति हम सब में अलग अलग होगी। इसी के अंतर और समानता के स्तर पर हम डीएनए प्रोफाइलिंग कर लेंगे, है ना। तो ये बात आपको समझ में आ गई। अब आइए डीएनए प्रोफाइलिंग का इतिहास क्या है थोड़ा सा देख लेते हैं। तो 1984 में सर एलेक्स जेफरीज के द्वारा विकसित किया गया, ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे,
और सोचिए 1984 में विकसित कर लिया था, जबकि आपने पढ़ा था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की शुरुआत ही 1990 में हुई थी। यानी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पहले ही डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग की तकनीक सामने आ चुकी थी। कारण है कि उसमें बहुत छोटे से हिस्से वीएनटीआर को ही ढूंढना था, जिसको ढूंढना अपेक्षाकृत आसान था, और इन्होंने इस बात को, इस विधि को विकसित कर लिया था। लेकिन उसके कुछ ही साल बाद भारत में भी सीसीएमबी हैदराबाद का नाम सुना होगा, सेंटर फॉर सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, हैदराबाद में स्थित एक संस्थान है जो बहुत ही विश्वसनीय संस्थान है। और सीसीएमबी हैदराबाद में 1988 में इसको स्वतंत्र रूप से विकसित किया गया। दो वैज्ञानिक थे, डॉक्टर वीके कश्यप और डॉक्टर लालजीत सिंह। लालजीत सिंह का नाम आप जानते होंगे, बीएचयू में वो वीसी भी रहे हैं, कुछ ही साल पहले उनकी मृत्यु हुई। तो उन दोनों ने मिलकर और फिर सीसीएमबी हैदराबाद में 1988 में इस तकनीक का विकास किया, है ना। अब आइए कि ये पूरी प्रक्रिया क्या है, कैसे करते होंगे। उसके लिए आपको ये डायग्राम थोड़ा बहुत समझना होगा, थोड़े बहुत समझने की आवश्यकता है, मैं बहुत कुछ इस पे नहीं बढ़ डालूंगा। सबसे पहले डीएनए सैंपल, जहां से भी डीएनए सैंपल मिला उसको लेकर, और अगर डीएनए सैंपल बहुत कम है, मान लीजिए डीएनए सैंपल बहुत कम है, बहुत सूक्ष्म मात्रा में डीएनए मिली है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम है पीसीआर। और पीसीआर से हम डीएनए की मात्रा को हम बढ़ा देते हैं, क्या कर देते हैं, इंक्रीज कर देते हैं। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन अभी बताऊंगा अगले स्लाइड में मैं आपको। तो अगर डीएनए की मात्रा कम हुई, जिससे ये डीएनए प्रोफाइलिंग ठीक से नहीं हो पाएगा, तो सिंपल तरीका है कि पीसीआर कर दो, और पीसीआर करने के बाद उसकी मात्रा बढ़ा दो, और मात्रा बढ़ाने के बाद हम उस डीएनए को फ्रेगमेंटाइज करते हैं। और फ्रेगमेंटाइज कैसे करते हैं, याद कीजिएगा, डीएनए को काटने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लिएज, जिसको हमने कहा था आणविक कैंची भी है, याद है ना, जेनेटिक इंजीनियरिंग के समय। तो उस आणविक कैंची या रेस्ट्रिक्शन एंड न्यूक्लिएज के सहायता से हम डीएनए को फ्रेगमेंटाइज करते हैं, उसको काटते हैं, और ऐसे काटते हैं कि जितने वीएनटीआर से वो अलग अलग हो जाए, वीएनटीआर से अलग अलग हो जाए, बाकी चीजें भी कट जाए, लेकिन मेन हमें मतलब किससे, वीएनटीआर से। तो सारे वीएनटीआर से अलग अलग हो जाएंगे, और फिर उस कटे हुए टुकड़े को एक प्रोसेस से गुजारेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रोफोरेसिस। अब ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, ये इसकी की टेक्नोलॉजी है, डीएनए प्रोफाइलिंग की टेक्नोलॉजी यही है। इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या होता है, डीएनए के जो टुकड़े हैं, जो छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, बेसिकली आप मान के चलिए वीएनटीआरस के टुकड़े जो हैं, वीएनटीआरस के टुकड़े जो छोटे भी हैं, बड़े भी हैं, अलग अलग आकृति के हैं। ये डीएनए के जो टुकड़े होते हैं वो खुद ऋण आवेशित होते हैं, उनके ऊपर जो आवेश होता है वो ऋण आवेश होता है। हर केमिकल के ऊपर एक आवेश हो सकता है, आप जानते हैं, डीएनए ऋण आवेशित है। इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया में हम क्या करते हैं कि चार्ज के अलोंग, यानी कि आवेश के आधार पर हम डीएनए के टुकड़े को क्रमबद्ध सजा लेते हैं। सोचिए नेगेटिव चार्ज है और उधर अगर पॉजिटिव चार्ज हो, मेरी तरफ नेगेटिव चार्ज है, बहुत सारे चार्ज है, बड़ा नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव और ज्यादा नेगेटिव, यानी कि नेगेटिव के अलग अलग मान है, और आपकी तरफ में कोई पॉजिटिव चार्ज है, तो आप जानते हैं ना कि असमान चार्ज में क्या होगा, आकर्षण। पॉजिटिव चार्ज उधर लगा रखा है आपने, और यहां पे नेगेटिव है, नेगेटिव चार्ज का मान है 5, एक का मान है 10, एक का मान है 15, तो सबसे ज्यादा कौन खींचेगा, 15 वाला खींचेगा। सबसे कम कौन खींचेगा, 5 वाला खींचेगा। बिल्कुल वही कहानी है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया में डीएनए पर उपस्थित जो ऋण आवेश होता है उसके परिमाण के आधार पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स सज जाते हैं। डीएनए के फ्रेगमेंट्स क्या हो जाते हैं, सज जाते हैं। जो बड़ा फ्रेगमेंट होता है, बड़ा वीएनटीआर होता है, वो आगे तक चला जाता है खिंच के पॉजिटिव चार्ज की तरफ, और जो छोटा होता है, कम नेगेटिव वाला होता है, वो पीछे रह जाता है। और ऐसे क्रम बन जाती है। कैसी क्रम बन जाती है, कम यानी छोटे से बड़े का क्रम बन जाता है। इसी को कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस। कई बार इसको कहते हैं जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, क्योंकि ये सारा काम एक जेल पे होता है, एक जेली पे होता है।
ठीक है, मैं ज्यादा कारण ही कई टेक्निकल शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा आपके लिए, है ना, बस जितना ही करूंगा उतना ही करूंगा जितने की आवश्यकता है। तो इलेक्ट्रोफोरेसिस मतलब कि आवेश के आधार पर, उसके परिमाण के आधार पर डीएनए के टुकड़े को सजा देना, वीएनटीआर के टुकड़े को सजा देना। याद रखिएगा, समान आवेश में विकर्षण, असमान आवेश में आकर्षण, और उसी आकर्षण के आधार पर डीएनए के टुकड़े जो होते हैं वो आगे पीछे हो जाते हैं। और बस देखिए टुकड़े आगे पीछे हुए हैं, यहां पे देख रहा है, यही है। अब देखिए ये डीएनए के टुकड़े जब आगे पीछे हो गए तो अब क्या करेंगे, एक मेम्ब्रेन डालेंगे और मेम्ब्रेन डाल के उस डीएनए के टुकड़े को उस मेम्ब्रेन पर ले आएंगे, उस मेम्ब्रेन पर ले आएंगे, वो वहां पे छप जाएगा, वहां पे चिपक जाएगा। वो मेम्ब्रेन की ऐसी खासियत होती है। इस चीज को, ये जो चौथा पॉइंट है, इसको कहते हैं सदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी। क्या कहते हैं, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी, यानी कि डीएनए को उस जेल से उठा लेना, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी है। डीएनए सच चुका था, जेल से उठा लिया, एक मेम्ब्रेन पर ले आए, है ना, और फिर मेम्ब्रेन पर से उठाकर इसको क्या करते हैं, यहां पे लेबल करते हैं। लेबल का मतलब है उसके पर रेडियोधर्मी पदार्थ डाल दिया, जिसके चलते वो रेडियोधर्मी पदार्थ डीएनए के उन खंडों से चिपक जाए। आरएनए से प्रोब कर दिया, है ना, जिसके अंदर हम रेडियोधर्मिता के गुण डाल चुके हैं। और फिर चूंकि वो चिपक चुका है उन खंडों से जो वीएनटीआरस है और वो रेडियोधर्मी पदार्थ से चिपका हुआ है, तो उसकी इंप्रेशन कहां आ जाएगी, एक एक्सरे फिल्म पे ऐसे मिलेगी आपको। ये डीएनए के टुकड़े थे जो अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से, अपने आकार के हिसाब से सज गए थे इलेक्ट्रोफोरेसिस की प्रक्रिया में, है ना। ध्यान दीजिएगा, आप इस प्रक्रिया को समझे ना समझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नाम मैंने लिखे हैं तीन, पीसीआर, इलेक्ट्रोफोरेसिस, सदर्न ब्लॉटिंग, ये तीन नाम आपको याद रखने हैं कि इसका प्रयोग कहां होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में होता है। बात सही है, ठीक है। आपको वैज्ञानिक नहीं बनना है, इस बात को ध्यान रखिएगा, राइट। अब आइए, ये जो मिला, ये देखिए, इस पॉइंट को देखिए, इसी तरह के आपको रिजल्ट मिलते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के रिजल्ट कोई ऐसे रिजल्ट नहीं होते जिसमें पूरा डीएनए का संरचना दिखे और डीएनए का वो स्प्रिंग के जैसे स्पाइरल संरचना दिखे, आपको ऐसा कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि कागज पर एक प्रिंटआउट या एक्सरे फिल्म पे ऐसी इंप्रेशन मिलेगी जिसके अंदर ये बात होगा कि भाई ये डीएनए के वीएनटीआरस या डीएनए के इंप्रेशंस हैं। अब जांच कैसे करते हैं, मान लीजिए कि क्राइम सीन पे, जहां पे अपराध हुआ है, वहां पे ये ब्लड सैंपल मिला और ब्लड सैंपल की जब जांच की गई तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये आई, ये वीएनटीआरस है जो उसके ब्लड में है, उसके डीएनए में है। उस क्राइम सीन के आसपास तीन व्यक्ति को देखा गया और वो तीन व्यक्ति जो सीसीटीवी कैमरा में आए वो संदिग्ध हैं। उन तीनों व्यक्तियों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। संदिग्ध होने के आधार पर कोर्ट से अनुमति प्राप्त की जाएगी कि भाई इनका डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने का आदेश दिया जाए, उनका रक्त लिया जाएगा और फिर तीनों के डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाएगी। और जो इससे मैच कर गया, यहां देखिए ये मैच कर रहा है, अब ये सस्पेक्ट जो है इसके ऊपर आगे की कार्रवाई होगी। जो नहीं है उसका मैच नहीं कर रहा है, देखिए इसका एक ही मैच कर रहा है, यहां एक ही मैच कर रहा है, मैच तो करेगा, क्यों नहीं करेगा, मैच तो करना चाहिए क्योंकि हम 99.9% एक हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, जिसका 100% मैच कर गया वही वो व्यक्ति है। तो यहां पे इस बात को देखा जाता है, बहुत प्रमाणिक विधि है, 100% मैच करेगा, हो गया, खत्म कहानी। क्योंकि हम 99.9% सेम है, तो ऐसा हो सकता है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बहुत सारे वीएनटीआरस की जो बार्स हैं, जो इस तरह के बार्स बने हुए हैं, वो हमारे डीएनए से मैच करें, और वो करेंगे भी, लेकिन ध्यान दीजिएगा 100% मैच होने चाहिए। और इस आधार पे जो सस्पेक्ट नंबर 2 है वो अपराधी है, इसके ऊपर कार्रवाई होगी। फिर देखिए इसका इस्तेमाल एक और तरीके से किया जाता है कि एक बच्चा है, बच्चे के पिता का पता नहीं चल रहा, कोई उस बच्चे को ओन नहीं कर रहा, मां का पता है, मां ने तो बच्चे को जन्म दिया तो मां का पता है, और बच्चे के अंदर जो डीएनए है या जो वीएनटीआरस हैं वो कहां कहां से आए हैं, माता से और पिता से। तो बच्चे के अंदर के सारे वीएनटीआरस पढ़े जाएंगे, पढ़ लिए गए। उसके बाद मदर से जो मैच करते हुए वीएनटीआरस हैं, देखिए मदर से मैच करते हुए वीएनटीआरस जहां जहां मैंने एरो लगाया है उसको हटा दिए जाएंगे। और देखिए ये जो है व्हाइट वाला 1 2 3 एंड 4 5 है, ये मदर के पास तो है नहीं,
तो मदर से जो मैच करता हुआ वीएनटीआर से, क्योंकि मेरे अंदर अगर डीएनए है तो आधा डीएनए मदर से आधा फादर से आया, तो वीएनटीआर भी आधा मदर से आया आधा फादर से आया। तो मदर से प्राप्त जो वीएनटीआर से उसको हमने हटा दिया, और जो बच गए, जो मदर से मैच नहीं कर रहे हैं, वो फादर से मैच करेंगे, क्योंकि वो कहां से आया होगा? फादर से आया होगा। अब मान लीजिए यहां भी सस्पेक्ट 3 है और 3 सस्पेक्ट हैं, और वो तीनों सस्पेक्ट की जांच पड़ताल की जाएगी और उसके ब्लड सैंपल लिए जाएंगे और देखा जाएगा कि सबसे ज्यादा किससे मैच कर रहा है। या ऐसा कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर के जो डीएनए हैं वो फादर से सबसे अधिक कहां मैच कर रहा है। अब आप देखिए, ये मैच कर गया, यहां ये दोनों मैच कर गया, और यहां ये मैच कर गया। कितने मैच किए? 1 2 3 4 5, 5 में 4 मैच कर गए। यहां पे 5 में कितने मैच किए? 1 और 2, और यहां 5 में कितने किए? मात्र 1। आप खुद ही बता सकते हैं कौन होगा। यहां 5 वीएनटीआर जो फादर से आए हैं उसमें से 4 मैच कर गए, है कि नहीं? और यहां पर 2 मैच किए, यहां पे भी लगभग 2 ही मैच किए। तो इसका मतलब क्या है कि फादर ये है। 100% मैच करे यहां जरूरी नहीं है, क्योंकि यहां पे बच्चे के अंदर विषमता भी आएगी, माता पिता दोनों का योगदान है। अपराध स्थल वाले मामले में तो 100% मैच करेगा, क्योंकि रक्त मेरा ही गिरा था और मेरे रक्त की जांच की गई 100%। लेकिन यहां पे चूंकि ये बच्चा है जिसमें 2 व्यक्तियों की आनुवंशिकता है, तो यहां पे प्रोबेबिलिटी के आधार पर मदर और फादर की सबसे अधिक जो होंगे उसके आधार पर किया जाएगा। यह भी प्रमाणिक मामला होता है। फिर आइए मैं फिर से इसको तरजीह दूं कि डीएनए प्रोफाइलिंग में जो प्रयुक्त तकनीक है वो कौन कौन सी है। पहला है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्या काम करता है? ये डीएनए की मात्रा बढ़ा देता है, अगर मात्रा कम है उसको बढ़ा देता है। दूसरा क्या है? एसबीटी, सदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी। क्या करता है? डीएनए को डिटेक्ट करके और उसको मेम्ब्रेन पे उठा लेता है। डीएनए की जांच करता है। आप सीधा लिख सकते हैं कि डीएनए की जांच बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। और एक तीसरा जो बताया था वो था जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या मतलब है इसका? आवेश के परिमाण के आधार पर डीएनए के अलग अलग टुकड़ों को सजा देना, बस डीएनए के अलग अलग टुकड़ों को सजा देना, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज का संबंध है और उसी आधार पे याद रहेगा। सदर्न प्लॉटिंग किसके लिए? डीएनए की जांच के लिए। इलेक्ट्रोफोरेसिस किसके लिए? डीएनए के खंडों को सिलसिलेवार ढंग से सजाने के लिए। और पीसीआर किसके लिए? डीएनए की मात्रा बढ़ाने के लिए। देखिए इससे मिलते जुलते कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं बता देता हूं प्रीलिम्स के लिए, ये पीटी के लिए स्पेशल है। जैसे सदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी डीएनए के लिए था, वैसे ही वैज्ञानिकों ने एक और ढूंढा, नदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी, जिससे आरएनए की जांच की जाती है। सदर्न इज फॉर डीएनए, नदर्न इज फॉर आरएनए। साउथ से सदर्न आया है, नॉर्थ से नदर्न आया है। हालांकि सदर्न जो था वो एक वैज्ञानिक का नाम था, लेकिन वही है, एक बार नाम से हुआ तो बाकी दिशा से कर दी गई। फिर वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी आ गई और वो प्रोटीन की जांच के लिए है ना। और प्रोटीन की जांच के लिए एक बहुत उम्दा तकनीक है जिसका नाम है एलाइजा टेस्ट। ये भी ध्यान रख लीजिएगा। तो टेस्ट के स्तर पे अगर कुछ पूछता है प्रीलिम्स में तो ये 4 सवाल बड़े इंपॉर्टेंटली बनते हैं। सदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी डीएनए की जांच, नदर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी आरएनए की जांच, वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी प्रोटीन की जांच, और प्रोटीन की जांच की एक और तकनीक इसका नाम है एलाइजा, जो बड़ा आसान और आसानी से हो जाता है, तुरंत हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि एचआईवी की जब जांच होती है तो एचआईवी की 2 जांच होती है। पहला टेस्ट प्राइमरी टेस्ट। तो पहला टेस्ट या प्राइमरी टेस्ट होता है वो क्या होता है? एलाइजा। एलाइजा टेस्ट, एलाइजा होता है। एलाइजा में अगर एचआईवी नॉन रिएक्टिव आ गया, नेगेटिव आ गया तो नेगेटिव है, आप निश्चित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एलाइजा में अगर वो रिएक्टिव आ गया या पॉजिटिव आ गया तो फिर उस व्यक्ति को कंफर्मेटरी टेस्ट या दूसरे टेस्ट के लिए जाना पड़ता है, जो कंफर्म करता है कि भाई ये जो टेस्ट हुआ जिसमें पॉजिटिव आया व्यक्ति, क्योंकि एड्स का मामला है, एचआईवी का मामला है, तो एक और प्रमाणिक जांच कर ली जाए। और उस सेकंड या कंफर्मेटरी टेस्ट में वो कौन सा इस्तेमाल करता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये भी एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ध्यान रखिएगा कि एचआईवी की जांच में प्रोटीन की जांच की जाती है।
और प्रोटीन की जांच में पहला जांच एलाइजा और दूसरा कंफर्मेशन के लिए वेस्टर्न ब्लॉटिंग। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैंने साथ साथ बता दिया है। आइए, डीएनए प्रोफाइलिंग आपने समझ ली, तकनीक समझ ली। अब है कि डीएनए प्रोफाइलिंग का इस्तेमाल कहां करेंगे। एक बात तो क्लियर है, अपराध अनुसंधान, लेकिन अपराध अनुसंधान में भी बहुत अलग अलग प्रकार के इसके एप्लीकेशन है। जैसे मैं कुछ बात बता देता हूं। अपराध स्थल पर प्राप्त जो भी ब्लड सैंपल्स है उसकी स्टडी की जाती है, उसके आधार पर संदिग्धों की जांच पड़ताल करके अपराधी तक पहुंचा जाता है। दूसरी बात अपराध में क्या हो गया, पैटर्निटी टेस्ट, बच्चे का पिता कौन है इसकी जांच, इसके भी बहुत सारे होते हैं, क्योंकि कई पिता ऐसे नालायक होते हैं जो कहते हैं कि हमारा बच्चा है ही नहीं, तो पैटर्निटी टेस्ट भी की जाती है इससे। आपको याद होगा एनडी तिवारी की पैटर्निटी टेस्ट हुई थी और फिर उसमें पता चला था कि जो व्यक्ति क्लेम किया था उसके वो पिता हैं, और फिर मानना पड़ा था उनको और शादी भी करनी पड़ी थी। तो वो भी मामला बनता है पैटर्निटी टेस्ट का। अज्ञात शव, जो अज्ञात शव हैं उसकी जांच पड़ताल करना है कि पता नहीं वो शव कौन सा है, तो उसके डीएनए टेस्ट करके हम रख लेते हैं, है ना। तो ऐसे अपराध अनुसंधान के कई मामलों में इसका इस्तेमाल होता है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में, स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में रोग का पता लगाने के लिए, रोग की संभावनाओं का पता लगाने के लिए, किसी व्यक्ति के वंशावली का विश्लेषण करने के लिए कि भाई अगर मेरे दादाजी में बीमारी थी तो मुझ में ये बीमारी होने के चांसेस कितने हैं, इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। तो उसमें भी डीएनए टेस्ट या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल हो सकता है। जैव विविधता संरक्षण में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है कि किसी मवेशी को, किसी जानवर को पहचानने में, उसके डीएनए की जांच पड़ताल करने में। अवैध रूप से तस्करी किए जा रहे हैं किसी मवेशी की उत्पत्ति का पता लगाने के लिए। कैसे कि मान लीजिए सुंदरबन से कोई बाघ मार के ले गया, तो बहुत बड़ा अपराध है ये तो, और बेच रहा है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में पता चला कि किसी व्यक्ति ने खबर दी कि भाई ये तो भारत का स्मगलर है जो बाघ मारकर उसके चमड़े को, हड्डी को और मांस को बेचता है। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलियन पुलिस से बातचीत की और उस व्यक्ति को धर दबोचा और फिर देखा कि उसके पास से जो है ना बाघ का मांस बरामद हुआ। लेकिन वो व्यक्ति इतना शातिर है, वो कहता है कि नहीं जी, ये बाघ का मांस जो है वो तो सुंदरबन का ही नहीं, भारत का ही नहीं, तो हम अफ्रीका से लेके आए। हम अब क्या करेंगे, क्योंकि फिर वो तो अफ्रीकी देश का मुजरिम हुआ। तो उसके सिंपल तरीके हैं कि उस मांस के डीएनए का परीक्षण किया जाए, डीएनए प्रोफाइलिंग की जाए और फिर उस डीएनए डेटा का मिलान सुंदरबन में पाए जाने वाले बाघ के डीएनए से किया जाए। अब आप कहेंगे वो तो बाघ मर गया, कैसे करेंगे? तो भाई सुंदरबन में जो बाघ है वो तो एक ही कुनबा है ना, वो तो एक ही परिवार है। और हम सब जानते हैं कि जब हम परिवार की बात करते हैं, रक्त संबंधियों की बात करते हैं, तो डीएनए के बीच की समानताएं बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है। तो डीएनए प्रोफाइलिंग से पता चल जाएगा कि वो जो मांस बेच रहा है वो बाघ सुंदरबन के समूह से ही लाया गया है। कारण है कि बाघ तो एक समूह में रहते हैं, एक ही जगह रह के आपस में प्रजनन करते हैं, आपस में प्रजनन करके उनकी अपनी संतति होती है। उनके डीएनए, उनकी स्पीसीज को उस स्तर पे, डीएनए के अध्ययन के स्तर पे पहचाना जा सकता है। बाघ के साथ तो ऐसी बात है नहीं कि भाई जिम कॉर्बेट का बाघ निकला बारात लेके और सुंदरबन के बाघ से शादी करने गया, कि दो जगह के जो जीन्स हैं आपस में मिल गए और फिर पता लगाना मुश्किल हो गया। या अफ्रीकी बाघ जो होगा वो हवाई जहाज से चढ़ के इंडिया तो नहीं आएगा, शादी करके ले गया बहू को, ऐसा तो नहीं होगा। तो इस स्तर पे पता लगाया जा सकता है। आपको याद होगा ओसामा बिन लादेन को जब अमेरिका मार के और उसके बाद ले गया था, सबकी लाश छोड़ दी, ओसामा बिन लादेन के लाश को ले गया। क्यों लेके गया? क्योंकि उसे इस बात का पता भी तो लगाना था कि जिस व्यक्ति को मारा वो लादेन ही है। तो कैसे पता लगाया? वो लादेन के लाश को उठाकर हेलीकॉप्टर से ले गया और फिर समंदर में उसकी पूरी की पूरी जो शिप थी उसके ऊपर रखा। 2 घंटे के अंदर अंदर उसने डीएनए जांच कर ली और अमेरिका के पास ऑलरेडी रिकॉर्ड में लादेन के चचेरे भाई के डीएनए आंकड़े थे। चचेरा भाई भी आपका रक्त संबंधी होता है, उससे भी डीएनए बहुत मैच करेगा, 99.999% मैच करेगा। और जैसे ही मैच हो गया बोला कि लादेन यही था, अब इसको जो है अंतिम संस्कार इसका कर दिया जाए। तो सोचिए, शवों की पहचान इससे हो सकती है, व्यक्तियों की पहचान इससे हो सकती है। तो ये सारे मामले इसमें हैं। तो जब भी कुछ मामला हो, अगर पीटी में क्वेश्चन आए कि क्या क्या किया जा सकता है, अपराध अनुसंधान, स्वास्थ्य सेवा में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है और जैव विविधता संरक्षण में भी
इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, जानवर की तस्करी करने वाले लोगों पर नकेल कसी जा सकती है इसके द्वारा। पॉलीग्राफी, पॉलीग्राफी का मतलब क्या हुआ? पॉलीग्राफी को लाई डिटेक्टर टेस्ट भी कहते हैं, है ना? लाई डिटेक्टर टेस्ट, झूठ पकड़ने की मशीन, सच बताने की मशीन, है ना? और इस पॉलीग्राफी टेस्ट का इस्तेमाल नॉर्मली पुलिस के द्वारा किसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान किया जाता है और उसमें वो किसी व्यक्ति के सच और झूठ बोलने की संभावनाओं का पता लगाते हैं, है ना? इसकी जो मेथड है या इसकी जो आप कह सकते हैं कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है। कॉन्सेप्ट क्लियर ऐसे है कि बचपन में आपने भी कभी झूठ बोले होंगे या अभी भी बोलते होंगे। तो कभी आपने क्या पिताजी के सामने झूठ बोला है? पिताजी के सामने जब आप सफेद झूठ बोल रहे होते हो तो चाहे जितनी भी आप अपनी हिम्मत को जुटाकर चेहरे को एकदम सीधा रखकर झूठ बोलते हैं, लेकिन शरीर की आंतरिक क्रियाओं में परिवर्तन तो होती ही है। आप में से कईयों के ऐसे जब मामले आए होंगे तो हृदय की धड़कनें असामान्य हो जाती हैं। किसी को पता नहीं चलता, लेकिन पसीने की स्राव शरीर के अंदर महसूस होने लगती है, लगता है कि अब कनपट्टी से पसीना बह के निकल जाएगा। उसके अलावा सांस लेने की गति और लय ताल बिगड़ने लगती है कि नहीं? ऐसी बहुत सारी घटनाएं या ऐसी बहुत सारे परिवर्तन हमारे शरीर में होते हैं जो सामान्यतः झूठ बोलने के दौरान होते हैं, क्योंकि हमें पता होता है कि हम झूठ बोल रहे हैं, पकड़े जाएंगे। ये भय और डर और वो एंजाइटी, वो चिंता, वो तनाव, जिसके कारण शरीर एक अलग तरीके से बिहेव करता है। अब ये बातें सबको पता है और इसी चीज को एक कॉन्सेप्ट बना के वैज्ञानिकों ने पॉलीग्राफ का निर्माण किया। पॉलीग्राफ यानी पॉलीग्राफी, आप पॉलीग्राफ टेस्ट कह लें या पॉलीग्राफी कह लें, बात एक ही है। लाई डिटेक्टर मशीन का निर्माण किया, झूठ पकड़ने की मशीन का निर्माण किया गया। और इसमें करते क्या है, देखिए एक सिंपल सी बात, जिस व्यक्ति के वक्तव्य में सच और झूठ का पता लगाना है उसको एक कुर्सी पे बिठाई जाती है और फिर उसके शरीर से तमाम उपकरणों को जोड़ दिए जाते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, ब्लड प्रेशर मापने की मशीन लगाई गई है और यहाँ इसके जो चेस्ट पे लगा हुआ है वो सांस की लय और ताल समझने की मशीन लगाई गई है। साथ ही साथ इसमें ईसीजी यानी कि हृदय के धड़कनों और हृदय के धड़कन के या हृदय के गति के लय ताल को समझने के लिए भी चीजें लगी होंगी। थर्मोमीटर लगा होगा, शरीर का तापमान पता करेगा। इलेक्ट्रोड लगे होंगे त्वचा पे, ताकि त्वचा की कंडक्टिविटी, त्वचा की विद्युत सुचालकता का पता लगाया जाए, जिसका सीधा संबंध पसीने के स्राव से है। और इन सारे मशीनों से प्राप्त जो भी सूचनाएं होंगी, उन सूचनाओं को एक कंप्यूटर के अंदर पहुंचाया जाएगा और कंप्यूटर इन सभी सूचनाओं को एनालाइज करके उसके लिए एक ग्राफ तैयार करेगा। और ग्राफ उस व्यक्ति के द्वारा दिए गए जवाब के दौरान जो भी ग्राफ मिलेंगी, शरीर की जो भी गतिविधियां सामने आएंगी, उसके हिसाब से जो ग्राफ मिलेंगी, उस ग्राफ के हिसाब से सच और झूठ का पता लगाया जाएगा। अगर बहुत ज़्यादा विचलन या परिवर्तन उन ग्राफ में देखा जाएगा तो फिर एक्सपर्ट बताएंगे कि शायद ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है, और अगर विचलन नहीं है तो शायद ये व्यक्ति सच बोल रहा है। अब देखिए यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज किया, शायद ये व्यक्ति सच बोल रहा है, शायद ये व्यक्ति झूठ बोल रहा है। इसका मतलब यही है कि पॉलीग्राफ की या पॉलीग्राफी की विश्वसनीयता अधिक नहीं है। कोई शातिर झूठा आदमी हो, हम लोग में से कुछ लोग शातिर झूठे आदमी होते हैं, सफेद झूठ बोलने वाले, बचपन से प्रैक्टिस, ऐसे व्यक्ति आराम से पॉलीग्राफी को धोखा दे सकते हैं। तो इसकी विश्वसनीयता नहीं है। और एक और बात ध्यान रखना है कि न्यायालय इसे साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं देता है। तो पहले तो बात ये समझ लीजिए, विश्वसनीयता कम है और न्यायालय इसे साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं देता है, लेकिन मान्यता न देने के कुछ संवैधानिक पहलू भी हैं। तो न्यायालय इसे साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं देता है, उसकी संवैधानिक पहलू क्या है वो इस क्लास के अंत में हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस बात को माने। तो कॉन्सेप्ट क्या हुआ? कॉन्सेप्ट यह है कि झूठ बोलते समय व्यक्ति की हृदय की धड़कनें, पसीने का स्राव, सांस लेने की लय ताल, ये सब बिगड़ जाती है और फिर विभिन्न उपकरणों से उसको मेजर करके, माप कर कंप्यूटर में ग्राफ के रूप में शो कर दिया जाता है। और जब शो कर दिया गया तो उसके आधार पर एक्सपर्ट उस व्यक्ति के सच और झूठ बोलने का पता लगा लेते हैं। और पता लगाने के बाद अनुसंधान जो कर रहा है, जो विधि अनुसंधान या जो अपराध अनुसंधान कर रही टीम है, सीबीआई की हो या पुलिस की हो, उनको एक दिशा मिलती है। जाहिर सी बात है कि जब इसे साक्ष्य के रूप में कोर्ट में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, कारण है कि संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। क्यों नहीं देता इसकी बात हम बाद में करेंगे। तो एक सिंपल सी बात है कि इसको उपयोगिता क्या है।
उपयोगिता एकमात्र है और उपयोगिता है कि अपराध अनुसंधान को दिशा देना मात्र है। इट गिव डायरेक्शन टू द फोरेंसिक टीम, इट गिव डायरेक्शन टू द इन्वेस्टिगेशन, बस यही काम करते हैं। तो ये बात किसकी हो गई आपकी? पॉलीग्राफी की, इसका इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा जो मामला है वह है नार्को एनालिसिस। नार्को एनालिसिस का एक और नाम है, दैट इज कॉल्ड ट्रुथ सीरम टेस्ट। ट्रुथ सीरम टेस्ट, नार्को एनालिसिस टेस्ट या ट्रुथ सीरम टेस्ट, कुछ भी कह सकते हैं। अब इसमें ट्रुथ सीरम क्या है, पहले इस बात को समझिए। ट्रुथ सीरम रसायन है, और कैसे रसायन है? नशीले, जिसमें दो प्रकार के रसायन का इस्तेमाल नॉर्मली किया जाता है, सोडियम पेंटाथल और सोडियम एमाइटल। अब कॉन्सेप्ट समझिए इस बात का कि कॉन्सेप्ट क्या है। जब किसी व्यक्ति को आप पॉलीग्राफी में डालते हैं, पॉलीग्राफ टेस्ट में डालते हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो व्यक्ति पूर्ण होशो-हवास में है, और होशो-हवास में रहने पर वो व्यक्ति कहानी गढ़ सकता है, फैब्रिकेट कर सकता है, सफेद झूठ बोल के निकल सकता है। पॉलीग्राफी की विश्वसनीयता उतनी है नहीं, बहुत ही शातिर व्यक्ति उसको आसानी से धोखा दे सकता है ना। लेकिन एक बात आप समझते होंगे, आपने देखे भी होंगे कि व्यक्ति नशे में जब आता है तो वो सच बोलता है ना। अब नशे की हालत में सच बोलता है, आपने इस बात को मिलाया होगा, देखा होगा अपने घर परिवार समाज में। अगर कोई व्यक्ति बहुत नशा करता हो तो बिना नशे का व्यक्ति और नशा किया हुआ व्यक्ति एक ही व्यक्ति होगा, और एक तरफ वो नशा नहीं किया है, दिन में आप सामान्य तौर पे बातचीत कर रहे हैं, वो अलग व्यक्ति है, और रात में जब वो नशा करके आया और फिर उससे बात करेंगे, वो अलग व्यक्ति है। नशा करने के बाद व्यक्ति बहुत इमोशनल हो जाता है, कुछ तो अंग्रेजी बोलने लगते हैं, है ना, और वो इमोशन निकाल के आपका रख देंगे, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा नशे में होते हैं तो आपकी मस्तिष्क की चेतना सो जाती है, आप अर्ध चेतन अवस्था में चले जाते हैं, आप सेमी कॉन्शियस स्टेट में चले जाते हैं, और सेमी कॉन्शियस स्टेट में मस्तिष्क के कुछ विभाग काम करने बंद कर देते हैं, और योजना बनाने की, झूठ बोलने की, प्लानिंग करने की, प्लॉटिंग करने की, किसी झूठी कहानी को याद रखने की प्रवृत्ति भी खत्म हो जाती है। तो इस नार्को एनालिसिस का सिंपल कॉन्सेप्ट यही है कि एक व्यक्ति को डॉक्टर के सुपरविजन में कुछ नशीली दवाओं का इंजेक्शन दिया जाए, और वह इंजेक्शन की एक निश्चित मात्रा दी जाए, जिससे वो व्यक्ति नशे की उस हालत में पहुंच जाए जहां पे हम कहेंगे अब वो अर्धचेतन अवस्था में है। और अर्धचेतन अवस्था में जब ये व्यक्ति झूठ बोलने, कहानी गढ़ने, प्लानिंग और प्लॉटिंग करने की क्षमता को खो दे, तब उससे हम रिपीटेडली सवाल पूछें और हम इस बात को मान सकते हैं कि इस दौरान नशे की हालत में ये व्यक्ति जो सवाल के जवाब देगा वो सच देगा। हम उस सवाल को रिकॉर्ड करते रहते हैं वीडियोग्राफी के द्वारा और ऑडियोग्राफी के द्वारा, और फिर अपराध अनुसंधान टीम को इस व्यक्ति से मिले आंकड़ों के आधार पर थोड़ी सी सहायता मिलती है, वो आगे अपने अपराध अनुसंधान को बढ़ा पाता है। अब आप इस बात को समझिए कि क्या यह 100% सही है? नहीं, विश्वसनीयता इसकी भी 100% नहीं है। कई ऐसे आतंकवादी, कई ऐसे गुप्तचर और ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा नशा करते हैं, उन पर इस चीजों का प्रभाव शायद कम पड़े। कई लोगों की ट्रेनिंग ऐसी होती जिससे इस नार्को एनालिसिस के टेस्ट से वो बचकर निकल जाए। लेकिन एक बात और समझिए कि आम व्यक्ति जो किसी अपराध में लिप्त हो जाता है, अगर उसकी नार्को एनालिसिस की जाए तो शायद ठीक ठाक मामले निकल आए। लेकिन फिर भी ध्यान रखिएगा कि न्यायालय इसे साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं देता, क्योंकि इसके कुछ संवैधानिक पहलू हैं, उसके बारे में मैं बात बाद में करूंगा। लेकिन अब सवाल यह है कि न्यायालय जब साक्ष्य के रूप में मान्यता नहीं देता तो करते क्यों है, क्यों करना है? इसको करने के पीछे की रीजन जो है वो सिंपल, एक न्याय व्यवस्था को समझिए कि हमारी न्याय व्यवस्था कहती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे दोषी को सजा ना हो, लेकिन निर्दोष को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनोसेंट को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए।
कहीं भी कोई क्राइम होती है उसके सस्पेक्ट होते हैं। सस्पेक्ट का मतलब है कि वो संदिग्ध अपराधी है। कहीं एक मर्डर हुआ और मर्डर के बाद जो है 10 लोग सस्पेक्ट है, 10 को पुलिस ने हिरासत में लिया और कुछ खास पता नहीं चल रहा है, और ये बात तय है कि इसमें से हत्या करने वाले 1 या 2 ही व्यक्ति हैं, बाकी 8 व्यक्ति जो है वो निर्दोष हैं, जिनका कोई लेना देना नहीं है। उनकी गलती सिर्फ यही थी या संयोग ऐसा था कि वो उस समय अपराध स्थल पे मौजूद थे जिस समय हत्या हुई थी। अब आप सोचिए, एक अपराध हुआ जिसके 2 अपराधी हैं, लेकिन 10 लोग पुलिस हिरासत में हैं। तो जो इन्वेस्टिगेटिंग टीम होती है उसकी यह दायित्व है कि किसी प्रकार से अपने अनुसंधान को आगे बढ़ाए और उस व्यक्ति को पकड़े सबूत के साथ जिसने अपराध किए हैं, और बाकी 8 जो निर्दोष हैं उनको छोड़ दिया जाए। कारण है कि वो तो निर्दोष है। उसको हिरासत में रख के अगर आप कोर्ट का चक्कर कटवा रहे हो तो सजा ही दे रहे हो ना। यहीं पे नार्को एनालिसिस और पॉलीग्राफी जैसे टेस्ट या अपराध अनुसंधान की कोई भी तकनीक कारगर होती है, क्योंकि ये इन्वेस्टिगेटिंग टीम को अपराधी के करीब पहुंचाती है। अब सोचिए कि अगर कोई मर्डर हुआ और मर्डर में पता नहीं चल रहा कि क्या करना है, और पुलिस की टीम को या सीबीआई की टीम को पता है कि ये व्यक्ति जो है इसका मर्डर से बहुत ज्यादा लेना देना लग रहा है, लेकिन सबूत तो है नहीं, तो छोड़ कैसे दे। अगर ये कबूल कर लेता या बता लेता कि हाँ भाई मैंने ही किया है, तो बाकी 9 को हम छोड़ देते, लेकिन ये तो कबूल कर नहीं रहा, और उसके चलते जो बाकी 9 है उनको सस्पेक्ट के तौर पे हम रखे हुए हैं। तो फिर सीबीआई टीम कुछ प्रोसीजर के बाद, यानी कुछ प्रोसीजर का मतलब ऐसे किसी का पकड़ के नार्को नहीं निकलवा सकते आप, नार्को पकड़ के नहीं की जा सकती। इसके भी कुछ न्यायिक मामले हैं जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तो सीबीआई टीम कोर्ट से आदेश निकालकर और व्यक्ति की सहमति पर उसकी नार्को एनालिसिस कर सकता है, और नार्को एनालिसिस में उससे सवाल पूछ सकता है कि भाई मर्डर तुमने किया तो किया, लेकिन उस व्यक्ति की इस बात को बोल देने से, नशे की हालत में बोल देने से कि मर्डर मैंने किया, उसको सजा नहीं सुनाई जा सकती, क्योंकि कोर्ट इस वीडियोग्राफी को, उसके द्वारा दिए गए वक्तव्य को जो उसने नार्को एनालिसिस में नशे की हालत में दी है, सबूत के तौर पे इंटरटेन नहीं करेगा। लेकिन इन्वेस्टिगेशन तो हो सकता है। उसने पूछा कि हाँ भाई इस व्यक्ति का मर्डर तुमने किया, तो बोला हाँ किया। क्यों किया? तो बोला ये दुश्मनी थी हमारी। किस चीज से किया? तो चाकू से किया। चाकू कौन सा था? लाल रंग का था। चाकू कहाँ है? तो बोलेगा मेरे घर के पीछे बरगद का पेड़ है, उसके जमीन में दबा रखा है। अब सोचिए, इस इंफॉर्मेशन को तो यूज किया जा सकता है। अब व्यक्ति ने कहा मर्डर किया, फिर उसने कहा चाकू से किया, लाल रंग की चाकू है, बरगद के पेड़ के नीचे है, तो ये हथियार बरामद की जा सकती है, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट के निशान ढूंढे जा सकते हैं, और अपराधी और उस विक्टिम में एक संबंध स्थापित करके अब सबूत के तौर पर उस चाकू को, उसके ऊपर फिंगरप्रिंट को पेश किया जा सकता है। अपराध अनुसंधान इसे ही कहते हैं। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि नार्को में कह दिया तो सजा सुना दी जाए, ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं। तो इस बात को ध्यान में रखना है, क्योंकि कोर्ट इसको मान्यता नहीं देता। दूसरी बात है कि नार्को की विश्वसनीयता भी बहुत अधिक तो है नहीं। क्यों नहीं अधिक है? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि जो व्यक्ति नशे की हालत में होता है तो दिमाग के कई फैकल्टीज, दिमाग के कई विभाग ठीक से काम नहीं करते। व्यक्ति की जबान लड़खड़ाती है, व्यक्ति की जो दिमाग की जो प्रोसेसिंग पावर है, जो सूचना को प्रोसेस करके और इंफॉर्मेशन देने की जो क्षमता है, वो कम हो जाती है। कई बार व्यक्ति जो होता है वो पीछे की बातों को याद करके बोल रहा होता है। आपने सवाल पूछा कि नाम क्या है, तो उसने कहा राम कुमार। रहते कहाँ हो? तो वो कह रहा है राम कुमार। फिर पूछा आपने कहाँ रहते हो? तो राम कुमार। इसका मतलब है कि पहला जो सवाल पूछा गया वही उसके दिमाग में गूंज रहा है, वो उसी का जवाब दे रहा है अभी भी। इसलिए आप नार्को एनालिसिस के किसी वीडियो टेप को देखोगे तो आप देखोगे कि व्यक्ति को नशे की हालत में रखकर उसको थप्पड़ मार मार कर उसको जगाए रखने का प्रयास किया जाता है। वो व्यक्ति ऐसा सो रहा होता है, ये देखिए उसने नशे की इंजेक्शन दे दी है, और फिर उस व्यक्ति से लगातार कई सवाल पूछे जाते हैं। एक ही सवाल को 20 बार 25 बार पूछा जाता है ताकि पिछले सवाल का प्रभाव उस पर ना रहे। तो जाहिर सी बात है, व्यक्ति नींद की अवस्था में है तो कई बार व्यक्ति बड़बड़ाता है, कुछ ऐसे अनर्गल बातों को बोलता है जिसका कोई संबंध इस अपराध से नहीं है। तो यह भी एक बड़ा मुश्किल काम होता है कि उस वीडियो टेप को जो नार्को एनालिसिस के दौरान फिल्माया गया है उसका एनालिसिस करके और उसमें से चीजों को निकाला जाए। विश्वसनीयता 100% तो इसकी भी नहीं है।
नशे की हालत में एक और दिक्कत होती है कि व्यक्ति को इंजेक्शन दे रहे हैं तो जो आप सोडियम पेंटाथल और एमाइटल जो दे रहे हैं वो एक नशीला पदार्थ है जिसके शरीर पर घातक कुप्रभाव हो सकते हैं। उसकी कितनी डोज किस व्यक्ति को दी जाएगी ये भी ध्यान रखना पड़ता है। अगर डोज कम देंगे तो व्यक्ति तो उस अवस्था में पहुंचा ही नहीं, और व्यक्ति उस अवस्था में पहुंचा या नहीं पहुंचा उसके लिए ये देखिए, ये जो है ये इलेक्ट्रोड्स हैं जो उसके सर पे लगाए गए हैं, जिससे ब्रेन वेव्स को प्राप्त करके इस बात का पता किया जाता है कि वो व्यक्ति सोया है या अभी भी जगा हुआ है। ऐसा नहीं हो सकता कि थोड़ा इंजेक्शन दिया और व्यक्ति ने एक बहानेबाजी की और कहा मुझे तो बहुत नींद आ गई, बहुत तेज, मैं तो नशे की हालत में पहुंच गया हूं, और वहां आंख बंद करके नशे की हालत का स्वांग रसते हुए झूठ झूठ बोल रहा हो क्योंकि अभी भी वो पूरे होश हवास में है। तो ये सब नहीं होता। जब तक मस्तिष्क से निकलने वाली तरंगे इस बात को इंडिकेट नहीं कर देंगे कि व्यक्ति अर्ध निद्रा या अर्ध चेतन अवस्था में है, तब तक वो डोज दी जाएगी। लेकिन डोज देने की भी एक लिमिट होगी, क्योंकि इस डोज को जब देते हैं आप नशीले पदार्थ के तो उसके शरीर पर बहुत सारे कुप्रभाव पड़ते हैं। ब्लड प्रेशर कम हो जाता है, हार्ट बीट कम हो जाती है, और अगर डोज आवश्यकता से अधिक हो गया तो व्यक्ति कोमा में भी जा सकता है, व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और ऐसी स्थितियों में पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेटिंग टीम पे मामला आ जाएगा। तो इसलिए बहुत सोच समझ के इस काम को किया जाता है। सामान्यतः नार्को एनालिसिस या ट्रुथ सीरम टेस्ट ऐसे अपराधों के लिए किया जाता है जो बहुत हीनियस हो, जिसके लिए बहुत जरूरी हो कि उसमें कोई ना कोई दोषी मिले और उसको सजा दी जाए, या फिर कोई आतंकवाद का मामला हो जिसमें आतंकवादी पकड़ा गया हो, उससे इंफॉर्मेशन निकालनी हो। ऐसी स्थितियों में करते हैं, है ना, क्योंकि इसके कुप्रभाव बहुत ज्यादा हो सकते हैं और ये एक सही तरीका एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया के लिए या अपराध अनुसंधान के लिए नहीं हो सकता है। एक सामान्य व्यक्ति सामान्य अपराध करेगा, उसको नार्को थोड़े करवा देंगे आप। और भी तरीके हैं जिसका इस्तेमाल करेंगे। कारण यह है कि नार्को एनालिसिस के साथ मानसिक और शारीरिक दोनों तरीके के कष्ट का मामला है। पॉलीग्राफी भी करते हैं तो उसमें भी मामला है। आप पॉलीग्राफी कर रहे हैं तो व्यक्ति को मानसिक तौर पे आप प्रताड़ित कर रहे हैं, नार्को करते हैं तो व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक तौर पे प्रताड़ित कर रहे हैं। और न्यायिक व्यवस्था हमारी कहती है कि निर्दोष को कुछ नहीं होना चाहिए। अब रियलिटी में जो हो वो आप समझ ही रहे हैं, मैं समझ ही रहा हूं। तो इस हिसाब से इसको बहुत एहतियातन और समझबूझ के किया जाता है। अब आगे आइए, एक और तकनीक है जो अभी काफी चर्चे में आई, दैट इज कॉल्ड ब्रेन मैपिंग। इसको हम ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं, ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग भी कहते हैं। और ये तकनीक क्या है, हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले देखिए, ये तकनीक का जो आधार है वो क्या है कि मस्तिष्क के तरंगों का अध्ययन करके इस बात का पता लगाना कि किसी अपराध के संदर्भ की सूचनाएं उस व्यक्ति के मस्तिष्क में है या नहीं है। अब ये थोड़ा श्योरिटी की तरफ बढ़ रहा है। देखिए, पॉलीग्राफी बहुत श्योर नहीं था, नार्को एनालिसिस उससे थोड़ा ज्यादा सटीक और श्योर था, और ब्रेन मैपिंग उससे भी ज्यादा सटीक है। ब्रेन मैपिंग करने में या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग करने में व्यक्ति से ना कोई सवाल पूछे जाते हैं, ना व्यक्ति कोई जवाब देता है, बल्कि व्यक्ति को एक कुर्सी पे बिठा देते हैं। कुर्सी पे बिठाने के बाद उस व्यक्ति को एक टोपी पहनाते हैं जिसके ऊपर बहुत सारे इलेक्ट्रोड लगे होते हैं जो उसके सर के स्किन से, खोपड़ी के स्किन से टच करते रहते हैं। कुछ भी नहीं करना, टोपी पहना देना है। आपने बायोलॉजी की क्लास में इस बात को पढ़ा है कि हमारे शरीर में दो ऐसे अंग हैं जो ठीक ठाक मात्रा में विद्युत धारा पैदा करते हैं। एक तो हृदय है और दूसरा ब्रेन है। हृदय के स्तर पे जानकारी हासिल करना हो तो उसके विद्युत तरंगों को पढ़ो, और उसके लिए हम ईसीजी का प्रयोग करते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, जानते हैं आप। और अगर मस्तिष्क के क्रियाकलापों को समझने की कोशिश करनी हो तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं हम ईईजी, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। इंसेफेलॉन का मतलब होता है मस्तिष्क, ब्रेन, मस्तिष्क तरंगों का अध्ययन, इलेक्ट्रो इंसेफेलोग्राम। समझ रहे हैं बात आप? तो ये ईईजी है। ब्रेन मैपिंग या ब्रेन फिंगरप्रिंटिंग की पूरी प्रक्रिया ईईजी पर आधारित है। बेसिकली आप उस व्यक्ति का जिससे आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके ईईजी ग्राफ को पढ़ते हैं।
अब ईईजी ग्राफ में क्या पढ़ते हैं आप, देखिए आप एक डायग्राम की सहायता से, ये देख रहे हैं आप, एक चित्र आपको दिख रहा है जहां पे एक व्यक्ति की खोपड़ी पे ये इलेक्ट्रोड लगे हैं और उसकी पूरी की पूरी तार जो है वो कहां जा रही है, वो एक कंप्यूटर के अंदर जा रही है और इसकी एनालिसिस की जाएगी, एक्सपर्ट इसका एनालिसिस करेंगे। अब यहां पे एक और बात समझनी है कि अगर व्यक्ति जिसका ईईजी हो रहा हो उसके अंदर अगर कोई एकदम विचार एकदम से आता है, अगर वो उद्विग्न है, थोड़ा एंजाइटी में है, थोड़ा तनाव में आ जाता है, तो उसकी मस्तिष्क तरंगे बहुत ही उबड़ खाबड़ बनेंगी, ऐसे बनेंगी, है ना। लेकिन अगर व्यक्ति शांत और सहज है तो उसकी मस्तिष्क तरंगे लगभग एक लय ताल की तरह दिखती हुई बनेंगी। ईईजी के इस मस्तिष्क तरंग का मतलब यह है कि व्यक्ति के दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, वो उद्विग्न हो चुका है, वो टेंशन में आ चुका है, उसके अंदर कुछ ऐसी विचारधाराएं पैदा हो रही हैं। और ये अगर बनता है इसका मतलब यह है कि व्यक्ति तनाव रहित है, आराम से है, कोई खास मानसिक स्तर पे उसमें सोच विचार या प्रक्रियाएं नहीं हो रही है ना। मैं बहुत सरल तरीके से बता रहा हूं, हालांकि ब्रेन मैपिंग करने के लिए जो एक्सपर्ट होते हैं बहुत हाईली क्वालिफाइड एक्सपर्ट होते हैं जो ब्रेन वेव्स को समझते हैं, और ब्रेन वेव इसी को कहते हैं। व्यक्ति के ऊपर जो ईईजी किया जा रहा है उससे निकलने वाली तरंगों को ब्रेन वेव्स कहते हैं, और उसी ब्रेन वेव के आधार पर इस बात का पता किया जाता है कि व्यक्ति अपराध से संबंधित है या नहीं है। अब ये काम कैसे करता है इस बात को समझिए। मान लीजिए कि एक व्यक्ति जो है वो अपराध करके और झूठ बोल रहा है और सारे सबूत को मिटा चुका है, लेकिन अपराध किया है। वो कहता है कि मैं तो था ही नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूं। लेकिन रियलिटी यह है कि वो व्यक्ति जो है वो लाल चाकू से उस व्यक्ति की हत्या किया है और उसके बाद वो सारे सबूत मिटा के भाग गया है। बस ये है कि एक जगह कैमरे में वो पकड़ा गया, इसलिए उसकी पूछताछ हो रही है, लेकिन सिर्फ एक जगह कैमरे में पकड़े जाने के कारण उसको सजा नहीं दिला सकते, क्योंकि कैमरे में 50 लोग और भी आए हैं। अब क्या होगा, उस व्यक्ति की जांच पड़ताल करने के सारे तरीकों के बाद कोर्ट ने कहा कि भाई और कुछ कर लो। जो अपराध अनुसंधान टीम है उसने कहा ब्रेन मैपिंग करेंगे। कोर्ट से इजाजत निकाली, ब्रेन मैपिंग पे उसको बिठा दिया। यह व्यक्ति जो दावा करता है कि मैंने उस अपराधी को जाना ही नहीं, कभी देखा ही नहीं, ठीक है, और अपराध जो हुआ है कमरा नंबर 525 में हुआ है। कमरा नंबर 525 में एक व्यक्ति की हत्या हुई है और वो लाल चाकू से हुई है। इतनी इंफॉर्मेशन है ना। अब ये व्यक्ति जो दावा करता है कि मैं निर्दोष हूं, उसको बिठा दिया गया, उसके ऊपर ईईजी के सारे उपकरण लगा दिए गए, उसके ब्रेन वेव्स को पढ़ना शुरू किया गया। उसको बोला गया कि आप शांत बैठिए, ना आपसे कोई सवाल पूछे जाएंगे, ना आपको जवाब देना है, बस आपको सामने लगे कंप्यूटर स्क्रीन पर चीजों को देखना है। अब कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या आया, फोटो आ रहे हैं, फोटो आए, एक फोटो आया, दूसरा फोटो आया, अनजान व्यक्तियों के फोटो आ रहे हैं, जानबूझ के ऐसे फोटो लगाए जा रहे हैं जिसको इस व्यक्ति ने कभी देखा ना हो। तो जाहिर सी बात है उस समय जब फोटो देखा ही नहीं तो आपकी मेमोरी में कुछ नहीं है उस फोटो को लेकर। एक अनजान व्यक्ति का जब फोटो देखते हैं तो आपके मन में क्या विचार आएगा, कोई खास विचार तो आएगा नहीं। तो आपके मस्तिष्क तरंगे जो ब्रेन वेव्स होंगी वो इस स्तर पे बनेंगी, बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव उसमें नहीं होगा। उसी बीच में एक फोटो आपके किसी परिवार के सदस्य का डाल दिया गया, भाई का, बहन का, हस्बैंड का, वाइफ का। जैसे ही आपने उस फोटो को देखा, कुछ ना कुछ तो आपके दिमाग में जरूर कौन देगा कि अरे ये तो मेरा भाई है, अभी मैं पुलिस के पास बैठा हूं, भाई बताइए क्या कितना टेंशन में होगा। जैसे ही कुछ तरह के विचार आई, ब्रेन वेव से ऐसा बनने लगा, मतलब कि वो मेमोरी में है। फिर 2-4 फोटो ऐसे हैं जिसमें आप नहीं जानते हैं। फिर अमिताभ बच्चन का फोटो आ गया। मान लीजिए अमिताभ बच्चन को आप जानते हैं, आप कहेंगे अमिताभ बच्चन साहब इन्होंने काम किया था, बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर बनाई इन्होंने, शहंशाह बनाया और कई सारी नई नई पिक्चर इनके आने वाली। कुछ तो याद आएगा, कोई गाना याद आ गया, कुछ भी आ गया। और उसी सिलसिले में उस व्यक्ति का फोटो डाल दिया जाएगा जिसका मर्डर किसी ने किया है। और यह व्यक्ति जो अपराधी है लेकिन निर्दोष होने का नाटक कर रहा है, वो कहता है कि मैं तो जानता ही नहीं हूं, मैंने देखा ही नहीं है। सोचिए अगर उस व्यक्ति की तस्वीर इसके सामने रख दी जाए तो क्या होगा। अगर आप सही में नहीं जानते हो तो उन सभी फोटो के साथ इसका फोटो भी चला जाएगा और आपके अंदर ब्रेन वेव्स कैसे बनेंगे, ऐसे वाले बनेंगे, क्योंकि वो तो आप जानते ही नहीं हो। लेकिन चूंकि आपने मर्डर किया, उस व्यक्ति ने मर्डर किया, उस व्यक्ति से भली भांति परिचित है, जैसे ही उसका फोटो आएगा
उसके मस्तिष्क के अंदर सोचिए क्या तरंगे उठेंगे और क्या विचार उठेंगे, और वो विचार जो उठेंगे वो तरंगों के रूप में यहां नजर आएंगे। ये नहीं पता चलेगा विचार क्या उठ रहा है, लेकिन विचार उठ रहा है ये पता चलेगा। इसका मतलब है कि उस विक्टिम के साथ आपका कोई संबंध है और आप झूठ बोल रहे हो कि मैं तो जानता ही नहीं हूं, मैं तो देखा ही नहीं। फिर आपके पास रैंडम, चलिए एक बात हो गई, उसने टिक लगा लिया कि भाई इस मामले में व्यक्ति झूठ बोल रहा था। दूसरा, कानून नंबर 525 में मर्डर हुआ, आपके सामने नंबर आने लगे, 501 नंबर आया, फिर 642 नंबर आया, कुछ ऐसे रैंडम नंबर आने लगे। अब रैंडम नंबर को देख के आपको तो कुछ नहीं विचार क्या नंबर आ रहा है, आपके तरंग ऐसे होंगे। हो सकता है कि उसी रैंडम नंबर में एक नंबर आपके कार का भी हो, तो तरंगे उठेंगी। जानबूझ के टाला जाएगा कार का नंबर कि भाई कार का नंबर देख के तरंगे उठेंगे, हाँ ये मेरे कार नंबर है, ये यहां कैसे आ गया। और उसी सिलसिले में इसी पूरे सीरीज के दौरान 525 नंबर भी आपको दिखा दिया जाएगा। चूंकि वो व्यक्ति अपराधी है तो 525 उसके दिमाग में छपा होगा। जैसे आएगा 525 उसके दिमाग में क्या बात आएगी, अरे यही तो कमरा है जिसके अंदर हमने मर्डर किया था। और उसकी मस्तिष्क तरंग ऐसे उठेगी, यानी कि एक दूसरी सूचना जिसके संदर्भ में सूचना उसके पास है, और टिक लगा दिया जाएगा कि दूसरा वाला मामला भी ये फंस गया। समझ में आ रही है बात? अगर कोई निर्दोष होगा तो क्या होगा, जैसे 625 गया वैसे ही 525 जाएगा, वैसे ही 512 जाएगा, क्या फर्क पड़ता है। तीसरा ये भी कर सकते हैं कि उसको बहुत चीज दिखाएं, बंदूक दिखाएं, ये दिखाएं, वो दिखाएं, उसी में लाल चाकू दिखा दे, और लाल चाकू जैसे दिखाया बोला कि अरे यही तो वेपन है जिससे हमने मारा था। तो 3 सूचनाएं जो बहुत सारी सूचनाओं में छुपाकर उसके सामने रखी गई, उन तीनों सूचनाओं के संदर्भ में मस्तिष्क में इसके अंदर विचार प्रकट हुए और ब्रेन वेव्स बनी। इसका मतलब है कि व्यक्ति उस अपराध से संबंधित है और वो झूठ बोल रहा है कि मेरा कोई संबंध उससे नहीं है। और बाकी व्यक्ति जो सही में निर्दोष है, उसमें ना तो उस विक्टिम के फोटो से कोई चीज पता चलेगा, ना ही वो लाल चाकू से पता चलेगा, ना ही 525 से पता चलेगा। आप कम से कम उसको कह सकते हैं कि भाई आपको जमानत दी, आप जाओ, जब बुलाएंगे तो आ जाना। उस निर्दोष को आप सामान्य जीवन में लौटा सकते हैं और आगे की उसकी जो प्रताड़ना है उसको कम कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है ब्रेन वेव की, कि इसमें ना कोई मानसिक प्रताड़ना है, ना कोई शारीरिक प्रताड़ना है, बस बैठ के टीवी तो देखना है। और उससे भी अच्छी बात है कि इसकी सटीकता बहुत अच्छी है। कारण है कि व्यक्ति चाह के भी अपने विचारों को मोड़ नहीं सकता। पॉलीग्राफी में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं दवा के कारण और व्यक्ति के अपने आंतरिक कारणों से, नार्को एनालिसिस में, और पॉलीग्राफी में भी व्यक्ति झूठ बोल सकता है सफेद, लेकिन यहां तो ऐसा कोई मामला ही नहीं है। तो इसीलिए आज के डेट में ब्रेन मैपिंग का इस्तेमाल फोरेंसिक डिपार्टमेंट के द्वारा, अपराध अनुसंधान टीम के द्वारा किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें बहुत अधिक शारीरिक मानसिक प्रताड़ना नहीं है, इसलिए कोर्ट इसको करने की इजाजत आराम से दे देता है। अगर सीबीआई की टीम कोर्ट को बोले कि सर हमें इस व्यक्ति का नार्को करने दीजिए, सीबीआई बोलेगी क्यों भाई, क्यों करने दे? कोर्ट बोलेगी कारण है कि इस अपराध के लिए आप उसको नशीली दवा तो नहीं दोगे, वो आतंकवादी नहीं है, वो कोई मर्डर का केस नहीं है, सामान्य मामला है। लेकिन इस चीज में यह बात की जा सकती है, कारण है कि कोर्ट भी समझता है कि इसमें ना तो मानसिक प्रताड़ना है, ना ही शारीरिक प्रताड़ना है। इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये तो बात हो गई किसकी, पॉलीग्राफी की। देखिए पॉलीग्राफी, नार्को और ब्रेन मैपिंग। इसके साथ ही साथ हमने एक और बात पढ़ी थी और आपको याद होगा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अपराध अनुसंधान की ये चारों बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, साक्ष्य के रूप में मान्यता डीएनए फिंगरप्रिंटिंग को है, लेकिन ये तीनों साक्ष्य नहीं है। ये तीनों साक्ष्य नहीं है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है क्योंकि वो अपराध स्थल से मिला हुआ एक सबूत है जो व्यक्ति के खून से मिला है। अब इस बात को समझिए संवैधानिक पहलू। आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 पॉलिटी में पढ़ेंगे आप, संवैधानिक पहलू। और इस आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में कहा गया कि व्यक्ति अपने ही केस में अपनी गवाही नहीं दे सकता। व्यक्ति के द्वारा कहा गया वक्तव्य उसी के खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता, साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अपने केस में आपकी अपनी
दी गई गवाही काम नहीं आएगी। इसीलिए जो व्यक्ति ने पॉलीग्राफी में बोला, जो व्यक्ति ने नार्को टेस्ट में बोला या ब्रेन मैपिंग से सूचना निकल के आई, उसका इस्तेमाल आप साक्ष्य के रूप में नहीं करेंगे। इसका सूत्र जो है वो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 में है। पॉलिटी की क्लास में इस बात को समझेंगे। और यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा हुआ है सीपीबी श्रीवास्तव सर का, और वहां पे उन्होंने न्यायिक प्रक्रियाओं के स्तर पे इस बात को समझाने की कोशिश की है और बहुत बढ़िया समझाया है। आप उसको भी देख लेंगे तो सारे पहलू क्लियर हो जाएंगे। वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने बाकी चीजों को रखा है, तो उसको भी आप देख सकते हैं एक बार। अब देखिए, तो आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 याद रखिएगा। यही इसलिए मैंने कहा बार बार कि कोई भी पुलिस टीम इससे प्राप्त सूचना को अदालत में साक्ष्य के रूप में पेश नहीं कर सकती। इसका सिर्फ एक ही मात्र मामला है कि अनुसंधान को आगे बढ़ाए, अपराधी तक पहुंचने में अनुसंधान टीम की मदद कर दे। दैट्स इट। अब देखिए, एक दूसरा मामला भी है और वह है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका। ये 2010 की वर्डिक्ट है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें सेल्वी नामक महिला और कर्नाटका स्टेट के बीच में एक न्यायिक विवाद था। उसमें सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और फैसला यह है कि व्यक्ति के अनुमति के बिना, इच्छा के बिना, सहमति लिए बिना पुलिस या कोई भी इन्वेस्टिगेटिंग टीम इस तरह के काम नहीं कर सकती। पॉलीग्राफी नहीं कर सकती, नार्को एनालिसिस नहीं कर सकती, ब्रेन मैपिंग नहीं कर सकती, डीएनए टेस्टिंग नहीं कर सकती। ऐसे नहीं हो सकता, जबरदस्ती नहीं कर सकते, है ना। तो ये भी ध्यान रखना है। इसलिए मैंने बार बार इस क्लास के दौरान कहा कि कोर्ट से अनुमति लेनी पड़ेगी। हाँ, ये बात जरूर है कि न्यायिक प्रक्रिया जब चल रही हो तो सीबीआई की टीम कोर्ट में अपील कर दे और बोले कि भाई इस व्यक्ति का नार्को कराना बहुत जरूरी है और कोर्ट अनुमति दे दे, कर लो, तब तो कोई बात नहीं, तब तो करना पड़ेगा। लेकिन किसी भी पुलिस को या किसी भी इन्वेस्टिगेशन टीम को यह अधिकार नहीं है कि धोखे से या जबरदस्ती से उस व्यक्ति का डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करा ले, पॉलीग्राफी करा ले, नार्को करा ले या ब्रेन मैपिंग करा ले। नहीं करा सकते, है ना। ध्यान रखिएगा, इसके लिए व्यक्ति की सहमति आवश्यक है कि व्यक्ति सहमत हो जाए, बोले कर लो यार क्योंकि मैं तो निर्दोष हूं, या जो भी उसकी मंशा रही हो, या फिर कोर्ट से अनुमति निकाला जाए, कोर्ट इस बात को समझे कि यहां यह करना जरूरी है, तभी हो सकता है। यानी कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि पुलिस या सीबीआई के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं है कि वो व्यक्ति के साथ जोर जबरदस्ती करे या धोखे से इस काम को करवा ले। अगर करती है तो उस टीम को, उस पूरे मामले को दंडित किया जाएगा, है ना। और आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3 कहता है कि व्यक्ति अपने मामले में खुद की गवाही नहीं दे सकता। यहां पे कई बार कंफ्यूजन होती है लोगों को कि फिर कन्फेशन कैसे होता है, व्यक्ति कैसे स्वीकार कर लेता है कि मैंने ये काम किया और उसके आधार पर उसकी सजा मिल जाती है। देखिए, कन्फेशन का मतलब ये होता है कि कन्फेशन जब व्यक्ति करता है मजिस्ट्रेट के सामने, तो कन्फेशन के साथ साथ वो साक्ष्य भी देता है। वो कहता है कि इस बंदूक से हमने हत्या की थी, बंदूक जमा कराता है। वो बताता है कि यहाँ लाश दबा के रखी है, वो उस लाश को भी देता है। तो कन्फेशन ऐसा नहीं होता है, वो फिल्मों में होता है कि बड़े भाई ने हत्या की, छोटा भाई आके दौड़ के गया, बोला कि नहीं नहीं ये हत्या इन्होंने नहीं की, मैंने की, और पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। नहीं, कन्फेशन का मतलब होता है कि लीगली वो बताएगा और सारे साक्ष्य और प्रमाण देगा। लेकिन यहां पे व्यक्ति तो सिर्फ बोल रहा है। पॉलीग्राफ, नार्को एनालिसिस में अगर नशे में बोल दिया कि हाँ मैंने हत्या की है, तो उसके आधार पे आप उसको सजा नहीं दे सकते। हाँ, उसके द्वारा दिए गए इंफॉर्मेशन के आधार पे आप सबूत ढूंढ सकते हैं, साक्ष्य का पता लगा सकते हैं और उस साक्ष्य को अदालत में पेश करके उस व्यक्ति को सजा दिला सकते हैं। अगर आप फिल्में देखते हैं तो एक फिल्म है तलवार, देखिएगा उसको। उस तलवार फिल्म में एक इंसिडेंस है जिसमें कहता है, कंपाउंडर जिसका नार्को एनालिसिस किया जाता है, तो इरफान खान साहब जो अब नहीं रहे, वो सीबीआई इंस्पेक्टर बने हैं और वो कहते हैं कि देखो तुमने नार्को में सब कुछ बता दिया है, अब देखो मैं तुम्हारी क्या हालत करता हूं। तो वो कंपाउंडर क्या कहता है कि आप डराओ मत, मेरे वकील ने कहा है कि जो फिल्म आपने बनाई है नार्को करने के दौरान, वो फिल्म अदालत में नहीं चलेगी। तो फिल्म भी देखिए तो उसमें समझिए कि कुछ बातें, कुछ डायलॉग ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से लिंक होती हैं, और वो इतने कॉन्फिडेंस से जो कह रहा है या फिल्माया गया है वो वही है, आर्टिकल 20 सब क्लॉज 3। अब भाई वो फिल्म है, उसमें थोड़े बोलेगा कि यूपीएससी के परीक्षार्थी सावधान, और यहाँ पे वक्तव्य जो कंपाउंडर के द्वारा बोला गया वो आर्टिकल 3 सब क्लॉज 3 के हवाले से बोला गया। ऐसा तो नहीं आएगा, आपको समझना है, आपको जानना है ना। तो ये एक बात हो गई। अब आइए
एक और मामला है जिसको बायोमेट्रिक्स कहते हैं और उसको भी विधि विज्ञान के अंदर रख सकते हैं, हालांकि इसका दायरा बहुत बड़ा है, लेकिन फिलहाल उसको हम इसी के अंदर पढ़ लेते हैं। बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स का मतलब होता है कि शारीरिक लक्षण और व्यवहारिक लक्षण के आधार पर व्यक्ति की पहचान स्थापित करना। बायोमेट्रिक के बारे में आप अच्छे से जानते हैं। बायोमेट्रिक के बारे में आप अच्छे से इसलिए जानते हैं कि आधार कार्ड जब बनवाया आपने तो आपके 3 बायोमेट्रिक आंकड़ों का प्रयोग किया गया, फेस फोटो, फिंगरप्रिंट और आपका आइरिस पैटर्न यानी आंखों का स्कैन। ये बायोमेट्रिक आंकड़े हैं, ये ऐसे आंकड़े हैं जो सामान्यतः नहीं बदलते हैं, सामान्यतः नहीं बदलते हैं और हर व्यक्ति के अलग अलग होते हैं। ऐसी विशिष्ट शारीरिक या व्यवहारिक लक्षण जो व्यक्ति के बदले नहीं और लगातार बने रहें और उसके आधार पर व्यक्ति की पहचान स्थापित हो, उसको हम बायोमेट्रिक्स कहते हैं, है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा। हालांकि ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं बदलेगा। जैसे बच्चों का आधार कार्ड 2 बार बनवाना होता है, एक बार जब बच्चे हैं तब और एक बार एक खास उम्र के बाद फिर उनको ले जाके बनवाना होता है। कई बूढ़े व्यक्तियों में उनके फिंगरप्रिंट जो होते हैं वो रीडेबल नहीं रहते। कई अपराधी जो होते हैं वो भी अपने फिंगरप्रिंट को जला लेते हैं, लेकिन ठीक है, उनका निदान है। लेकिन आप अगर लॉजिकली देखा जाए तो बायोमेट्रिक्स में जिन शारीरिक लक्षणों का और व्यवहारिक लक्षणों का हम अध्ययन करके व्यक्ति की पहचान स्थापित करते हैं वो विशिष्ट होते हैं और अपरिवर्तित रहने वाले लक्षण होते हैं। कैसे हैं वो लक्षण, इस बात को समझिए। तो 2 प्रकार के लक्षण हैं शरीर के लक्षण, जैसे फिंगरप्रिंट, फेस फोटो, आइरिस, रेटिना स्कैन, पाम प्रिंट, फुटप्रिंट, ये सब क्या है, शारीरिक लक्षण है। व्यवहारिक लक्षण क्या है, व्यवहारिक लक्षण है सिग्नेचर, आवाज, आवाज भी है, आवाज से भी पहचान हो सकती है, यूपीएससी का प्रश्न है, पीटी का। सिग्नेचर, आवाज, चाल, आप जिस तरह से चलते हैं, बॉडी लैंग्वेज, टाइपिंग के तरीके, ये सब हम धीरे धीरे ऐसे सीख लेते हैं कि हमारे टाइपिंग के तरीके बाकी सबसे अलग है। दुनिया में किसी 2 आदमी का टाइपिंग का तरीका 100% नहीं मिलता है। ये हो सकता है कि आपको लगे कि तो बिल्कुल हमारी तरह टाइप करता है, लेकिन जब उसकी कंप्यूटर एनालिसिस की जाएगी, एक्सपर्ट जब एनालाइज करेंगे, उसमें भी 50 अंतर निकल आएगा। आवाज के बारे में लोग कहते हैं कि आवाज कैसे हो सकता है। हमने तो देखा कि श्याम रंगीला जो है वो तो मोदी की आवाज निकाल लेता है, और कई है जो शाहरुख खान की आवाज निकाल लेते हैं, कई अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल लेते हैं। देखिए, ये आपके कान को लगता होगा, लेकिन जब उस आवाज की टोटल, आप कह सकते हैं कि जब कंप्यूटर पे उसका विश्लेषण किया जाएगा उसके फोनोग्राफी की, तो उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी जो वेवलेंथ है, उसमें जो परिवर्तन होंगे उसके आधार पे आवाज को पहचाना जाएगा। ऐसा नहीं है कि अमिताभ बच्चन सामान्य बोलचाल की भाषा में भी हाँ बोलते हैं, या शाहरुख खान जब भी बोलेंगे तो बकरी बनेंगे, ऐसा नहीं है। हम जब भी किसी मिमिक्री आर्टिस्ट को सुनते हैं तो आवाज की समानता से ज्यादा कान को क्या सुनाई देता है, लहजा, वो तरीका, वो पॉज, उसके चलते हम पहचानते हैं। कंप्यूटर में चीजें साफ हो जाती हैं। तो देखिए आप बायोमेट्रिक्स में क्या क्या है। फिजियोलॉजिकल यानी कि शारीरिक, फिंगरप्रिंट है, फेस है, आइरिस है, हैंड है, फिंगर वेन है, और भी मैं बताया मैंने, पाम प्रिंट यानी हथेली की छाप, फुट प्रिंट यानी पैर की छाप, ये भी है। रेटिना अंदर स्कैन, रेटिना आंखों में आइरिस भी है और आइरिस के साथ रेटिना भी है, ये सब नोट कर लीजिएगा। तो इसके अलावा मैंने 2-3 और बताई, रेटिना, पाम प्रिंट, फुट प्रिंट, हथेली की छाप, ये रेखाएं बनी है वो सबकी अलग अलग है, और फुट प्रिंट, पैर की छाप, ये भी अलग है। और बिहेवियरल देख लीजिए, व्यवहारिक, वॉइस, सिग्नेचर, की स्ट्रोक, गेट, गेट मतलब होता है चाल, बॉडी लैंग्वेज, इसके आधार पर हम पहचान स्थापित कर सकते हैं, है ना। इसमें आप इस बात को समझिएगा कि फिंगरप्रिंट का कितना इस्तेमाल होता है, आप इस बात को जानते हैं। अपराध स्थल से प्राप्त फिंगरप्रिंट का इस्तेमाल साक्ष्य के तौर पर किया जा सकता है, क्योंकि अपराध स्थल से प्राप्त वो साक्ष्य है। 2 गिलास रखी हैं और एक गिलास, दोनों गिलास में जो है आधा शराब भरा हुआ है और एक व्यक्ति मरा हुआ है, तो इसका मतलब कि एक व्यक्ति जो मरा हुआ है उसका फिंगरप्रिंट एक गिलास पे है, तो दूसरे पे किसका होगा, उस व्यक्ति का होगा जो उस समय वहां प्रेजेंट था। और अगर वो अपराधी नहीं तो भागा क्यों, तो या तो वो अपराधी है या अपराध होते हुए देखा है, तो कम से कम अपराध से संबंधित तो है, उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। ऐसे में इन्वेस्टिगेटिंग टीम, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट जाते हैं, फिंगरप्रिंट को निकालते हैं और फिर व्यक्ति की पहचान करते हैं। जितने भी संदिग्ध उससे मैच कराई जाती है, इसमें से कोई भी ऐसा होगा वो मैच करके निकाला जा सकता है। आपको साथ ये भी ध्यान रखना है कि आधार में कौन कौन से
बायोमेट्रिक्स आंकड़ों का इस्तेमाल हुआ है। हमारे कौन कौन से बायोमेट्रिक आंकड़े दुनिया के सबसे बड़े बायोमेट्रिक आंकड़ों की लाइब्रेरी में है, दैट इज कॉल्ड आधार, है ना। अब इसके एप्लीकेशन क्या है, हम इसकी बात करते हैं। तो एप्लीकेशन ऑफ बायोमेट्रिक्स, ये देखिए आप, सबसे पहले देखिए नागरिकों की डिजिटल पहचान। नागरिकों की डिजिटल पहचान और आधार कह सकते हैं। दूसरा मामला क्या है कि इससे बैंकिंग, वित्तीय सेवा जो होगी वो सुरक्षित होगी। कई बैंक के एप्लीकेशन में आप फिंगरप्रिंट से लॉगिन कर सकते हैं। सोचिए, फोन के अंदर फिंगरप्रिंट से लॉगिन करना है, तभी जाके आपका ऐप काम करेगा। तो फिंगरप्रिंट के आधार पर इस तरह के काम किए जा सकते हैं। ई कॉमर्स सेवा सुरक्षित, व्यक्ति की पहचान के आधार पर वो ट्रांजैक्शन कर पाएगा। उसके अलावा उपस्थिति दर्ज करना, ऑफिस में, ऑफिसेस में उपस्थिति दर्ज करना, बहुत सारी चीजों को निकाल सकते हैं। एक ऐसी सिस्टम जिसमें पारदर्शिता कम हो, पारदर्शिता ज्यादा हो, कम नहीं ज्यादा हो, व्यक्ति समय पर आए। ऐसे सरकारी ऑफिस से लेके और प्राइवेट ऑफिस में बायोमेट्रिक लगा दिए गए कि कोई किसी का अटेंडेंस ना बना पाए, है ना। और इसके अलावा जो न्यायिक प्रक्रियाओं में इसकी प्रचलन है वो तो है ही, है ना। तो इन सभी बातों को एक साथ समेट के रखना है। पीटी के मामले में ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हैं, हमें सबके बारे में कुछ ना कुछ जानकारी चाहिए और इसके आगे आप चीजों को बढ़ाते रहेंगे, ठीक है। जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा, और साथ ही साथ एक टॉपिक और पढ़ेंगे कि भारत में जीन थेरेपी का अस्तित्व या प्रेजेंस कैसा है, वो किस स्तर पे काम कर रहा है। नाम से आपको पता चल रहा होगा, जीन थेरेपी यानी जीन चिकित्सा। तो पहली बात कि इसको कई नाम से आप पुकार सकते हैं। आप चाहें तो इसको जीन थेरेपी कहें, और चाहे तो आप इसको जीन एडिटिंग कहें, यानी कि जीन संशोधन भी कह सकते हैं। तो इस चीजों को लेकर ज्यादा दिमाग में कोई भ्रम नहीं पालना है। कोई भी ऐसा आनुवांशिक परिवर्तन जिसका उद्देश्य किसी असाध्य रोग का उपचार हो, उसको हम जीन एडिटिंग या जीन थेरेपी कह सकते हैं। जीन थेरेपी का सिस्टम सिंपल यही है कि इस विधि में हम एक मेथड का प्रयोग करते हैं। उस मेथड के द्वारा हम शरीर के अंदर किसी त्रुटिपूर्ण जीन के स्थान पर एक स्वस्थ और बढ़िया जीन को प्रतिरूपित कर देते हैं, और व्यक्ति में वो बीमारी खत्म हो जाती है, उस बीमारी के प्रभाव खत्म हो जाते हैं और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। इसी को आप जीन चिकित्सा कहेंगे या जीन संशोधन कहेंगे या जीनोम संशोधन भी कह सकते हैं। आप इसको जीनोम संशोधन भी कह सकते हैं, एडिटिंग भी कह सकते हैं, क्योंकि अगर आप जीन के अंदर बदलाव करते हैं तो मामला जीनोम के बदलाव का भी है ना। तो दो बातें ध्यान रखिएगा कि जीन थेरेपी जेनेटिक इंजीनियरिंग की एक विधि है जिसमें जीन प्रत्यारोपण पर आधारित एक प्रक्रिया का प्रयोग किया जाता है, और इसका उद्देश्य आनुवांशिक और असाध्य रोगों का उपचार करना होता है। लिख लिए होंगे आप। दूसरी बात, जीन एडिटिंग एक ऐसी विधि है जिसमें उत्तरदायी जीन को, रोग के उत्तरदायी जीन को हटाकर उसके स्थान पर स्वस्थ जीन को प्रतिरूपित किया जाता है ना। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि ये मामला क्या है। ये जो देख रहे हैं ये एक डायग्रामेटिक डिपिक्टेशन है। ऐसा नहीं है कि ऐसा ही किया जाता है, लेकिन इसमें ये दिखाया गया है कि ये जीन खराब है, इस जीन के चलते एक बीमारी है, और फिर किसी विधि के द्वारा हम क्या करते हैं, जीन प्रतिरूपित करते हैं और खराब जीन के स्थान पर नए जीन को लेके आते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये डायग्राम सिर्फ डिपिक्टेशन के लिए, सिर्फ बताने के लिए। जीन थेरेपी का प्रथम सफल परीक्षण 1990 में डॉक्टर फ्रेंच एंडरसन के द्वारा किया गया, और उन्होंने SCID सिड्स नामक रोग का उपचार किया। एक बच्चे के अंदर किया था जिस रोग का नाम था सीवियर कंबाइंड
इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज। मैं फिर से बोलता हूं, बीमारी का नाम था सीवियर कंबाइंड इम्यूनोडिफिशियंसी डिजीज, SCID कहते हैं, और इसको बबल बॉय डिजीज भी कहते हैं, बबल बॉय डिजीज या सिंड्रोम, सिंड्रोम भी कहते हैं। बबल बॉय इसलिए, इस बीमारी में होता है क्या है कि उस बच्चे की या उस व्यक्ति की जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। प्रतिरक्षा प्रणाली खत्म होने के कारण अब ये व्यक्ति किसी भी रोग से लड़ने के काबिल नहीं होता है और ऐसे व्यक्ति की सामान्यतः मौत हो जाती है। अब क्या है कि एक बच्चे में पता चला तो उसको प्लास्टिक के बबल के अंदर रखा गया ताकि कोई भी बाहर से जर्म्स ना आए। तो सोचिए, इस बच्चे की कल्पना कीजिए जो एक प्लास्टिक के बबल के अंदर हो ताकि डॉक्टर उसके पर अनुसंधान कर पाए। डॉक्टर उसका उपचार नहीं कर रहे थे बल्कि इस नई बीमारी को समझने की कोशिश कर रहे थे। चूंकि वो बच्चा एक प्लास्टिक के बड़े गेंद के अंदर था तो इसीलिए उसको कहा गया बबल बॉय, और तब से यह नाम बबल बॉय सिंड्रोम के आधार पर था। जीन थेरेपी के शुरुआती दौर में कैंसर के उपचार में सफलता मिली थी और उस संदर्भ में काफी सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, काफी सारे अनुसंधान किए गए, और 2020 से लेके 2016 तक 1000 से ज्यादा जीन चिकित्सा के परीक्षण किए गए। क्या किए गए? जीन चिकित्सा के परीक्षण किए गए थे। इस बात को ध्यान में रखना है। चलिए तो अब आगे बढ़ते हैं कि आगे मामले क्या थे। जीन थेरेपी के चरणों की बात करें, अगर हम स्टेप्स की बात करें तो बड़े सिंपल हैं। अगर आपने बायोटेक्नोलॉजी की शुरुआती क्लास कर रखी है तो इसमें बहुत ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। पहली बात कि रोग के उत्तरदायी त्रुटिपूर्ण जीन की पहचान करना। हम क्या करते हैं? रोग के उत्तरदायी जो खराब जीन है उसकी पहचान कर लेते हैं। फिर स्वस्थ जीनोम से, एक अलग जीनोम से, एक अलग व्यक्ति के जीनोम से स्वस्थ जीन की प्राप्ति कर लेना। बहुत सिंपल सा स्टेप है। अब तीसरा स्टेप ध्यान रखिएगा कि अब इस स्वस्थ जीन को त्रुटिपूर्ण जीन के स्थान पर लेके जाना है, और स्थान पर लेके जाने के लिए क्या चाहिए? आपको वेक्टर चाहिए, संवाहक चाहिए। तो संवाहक के रूप में या तो वायरस का इस्तेमाल करेंगे या स्टेम सेल का उपयोग करेंगे। तो वायरस या स्टेम सेल के प्रयोग से स्वस्थ जीन को बीमार कोशिका में प्रतिरोपित करना। ठीक है, क्या यूज करेंगे? वायरस, और क्या यूज करेंगे? स्टेम सेल यूज करेंगे। दोनों बातों के बारे में आप जानते हैं पहले से। और फिर जिन कोशिका में आपने डाला है उस कोशिका को अनुकूल वातावरण दीजिए, उसको एक बढ़िया कंडीशन दीजिए, उसको न्यूट्रिशन दीजिए ताकि सामान्य प्रोटीन का निर्माण वो शुरू कर दे और रोग का निदान हो जाए। कारण है कि सामान्यतः शरीर के अंदर जो रोग होते हैं वो किसी कोशिका का कोई अगर जीन काम नहीं कर रहा हो, तो आपने पढ़ रखा है बायोटेक्नोलॉजी में कि DNA से RNA, RNA से प्रोटीन, प्रोटीन खराब तो रोग, प्रोटीन एब्सेंट तो भी रोग। तो आपने एक जीन डाल दिया, अब वो जीन क्या करेगा? सामान्य प्रोटीन बनाएगा, और सामान्य प्रोटीन बनाएगा तो रोग नहीं होगा। इस एग्जाम्पल को आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि कोई व्यक्ति डायबिटीज है क्योंकि उसके अंदर इंसुलिन नाम का हार्मोन नहीं बनता है, और इंसुलिन हार्मोन की प्रकृति क्या है? वो तो प्रोटीन ही है। अब सवाल है कि इंसुलिन क्यों नहीं बनता? क्योंकि जीन ही नहीं है। तो उसके पैंक्रियाज के आइलेट ऑफ लैंगरहैंस के बीटा सेल के अंदर पढ़ रखा है आपने, उसके अंदर अगर हम इस तरह का जीन थेरेपी कर दें और स्वस्थ जीन को प्रतिरोपित कर दें उन जीनों के स्थान पर जिसमें इंसुलिन बनाने की क्षमता खत्म हो चुकी है, तो वो स्वस्थ जीन उस बीटा कोशिका के अंदर सामान्य प्रोटीन यानी कि इंसुलिन प्रोटीन का निर्माण करेंगे और डायबिटीज नामक रोग खत्म हो जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, है ना? इसी चीज को यहां दिखाया गया है कि हेल्दी जीन को आपने काट लिया, यहां से ये हेल्दी जीन का एक यहां पे काटा, और वायरस वेक्टर के प्रयोग से आपने हेल्दी जीन को मानव के अंदर पहुंचाया। डिपिक्टेशन है, बस यह पिक्टोरियली आपको याद रहेगा। और ध्यान यह भी देना है कि वायरस वेक्टर के स्थान पर कई मामलों में वैज्ञानिकों ने स्टेम सेल का प्रयोग भी किया है। खासकर डायबिटीज वाली जो बात बता रहा हूं, डायबिटीज के निदान में जीन थेरेपी का जो सिस्टम या जो प्रणाली यूज की गई है परीक्षण स्तर पे, उसमें स्टेम सेल का ही प्रयोग ज्यादातर किया गया है। तो ध्यान दीजिएगा कि मानव में जीन थेरेपी, जीन चिकित्सा, जीनोम संशोधन की विधि में वायरस और स्टेम सेल की उपयोगिता बहुत अधिक है। इसके बारे में हम और भी बात करेंगे। अब देखिए जीन थेरेपी के प्रकार, टाइप्स ऑफ जीन थेरेपी। इसमें दो प्रकार की बात की गई। एक को कहा गया सोमैटिक सेल जीन थेरेपी, हिंदी में कहेंगे आप इसको कायिक कोशिका जीन चिकित्सा। सोमैटिक सेल का मतलब क्या हो गया? कायिक कोशिका जीन चिकित्सा। और जर्म सेल, प्रजनन कोशिका जीन चिकित्सा, प्रजनन कोशिका जीन चिकित्सा।
कायिक कोशिका का मतलब हो गया कि शरीर के सामान्य अंगों के अंदर जीन चिकित्सा, जैसे पैंक्रियाज प्रभावित है जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा है तो वो पैंक्रियाज में होगा। अब क्या है कि पैंक्रियाज के अंदर अगर आपने जीन थेरेपी किया तो आनुवांशिक तौर पे जो गड़बड़ी मेरे शरीर के थी, जो मेरे फादर मदर से मिली है, उसको आपने मेरे शरीर में ठीक कर दिया, क्योंकि मेरे शरीर का पैंक्रियाज ठीक हो गया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, स्पर्म और ओवम जिसको प्रजनन कोशिका कहते हैं, उसमें अभी भी खराबी बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा कि सोमैटिक सेल जीन थेरेपी मेथड में जो प्रभाव है वो सिर्फ उसी व्यक्ति विशेष तक रहता है जिसके अंदर जीन थेरेपी की गई है, अगली पीढ़ी तक प्रभाव नहीं जाता। यानी कि सिर्फ वही व्यक्ति ठीक होता है जिसके कायिक कोशिका में ऐसे जीन थेरेपी वाले परिवर्तन किए गए हैं। लेकिन अगर कोई वैज्ञानिक चाहता है कि नहीं जी ये बीमारी मूल से ही नष्ट हो जाए, कोई दिक्कत ही ना हो, हमारे शरीर के साथ साथ आने वाली पीढ़ियों में भी न रहे, तो उसके लिए करना पड़ेगा जर्म सेल जीन थेरेपी। जर्म सेल जीन थेरेपी में हम क्या करेंगे, इसका प्रभाव भावी पीढ़ियों तक रहेगा और ये विवादित और प्रतिबंधित है। कारण ये है कि इस पूरे जीन थेरेपी को आप नया मान सकते हैं, इसमें सफलता के दर ठीक है दिन प्रतिदिन बढ़ रहे हैं, लेकिन ऐसे भी नहीं है कि हम आगे के जनरेशन तक इसको लेकर जाएं। मान लीजिए एक परीक्षण के तौर पे अगर कोई व्यक्ति विशेष में मुझ में अगर ये किया गया तो मुझ में अगर नेगेटिव हुआ तो भी ठीक, पॉजिटिव हुआ तो बढ़िया। कारण है कि व्यक्ति तो ऐसे ही मर रहा था और उसमें हमने जीन थेरेपी किया, वो सटीक बैठ गया तो सही बात है, जिंदगी थोड़ी बढ़ जाएगी, नहीं बैठा तो गड़बड़ था ही। लेकिन अगर भावी पीढ़ियों को लेकर अगर आप जर्म सेल में, स्पर्म में, ओवम में या जाइगोट के अंदर परिवर्तन करते हैं तो सोचिए पूरा का पूरा लीनिएज, आगे का पूरा खानदान को प्रभावित कर रहे हैं। अगर वो गड़बड़ हो गया तो पूरी लीनिएज प्रभावित होने वाली है, इसीलिए ये काम नहीं हो सकता। और आपको मैंने पहले भी बताया है कि पूरे विश्व में भ्रूण के अंदर किसी प्रकार के आनुवंशिक परिवर्तन करने की मनाही है और वो आनुवंशिक परिवर्तन जर्म सेल जीन थेरेपी के अंतर्गत आएगा, इसलिए विवादित और प्रतिबंधित है। हालांकि इसकी एक अच्छी बात यह है कि हम किसी बीमारी को उस खानदान से हटा सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, लेकिन सफलता का दर उतना नहीं है कि इसकी इजाजत दी जाए। हर कुछ मामलों में इजाजत दी गई है और वो मामले क्या थे, आपने पढ़ा था 3 पेरेंट IVF, TPIVF, वो भी एक तरीके का माइटोकॉन्ड्रियल जीन थेरेपी कह सकते हैं। लेकिन कुछ ही मामलों में ब्रिटेन पहला ऐसा देश बना था, इसकी बात हमने की थी। तो इस बात को आप समझ गए ना कि सोमैटिक सेल जीन थेरेपी यानी कि शरीर की सामान्य कोशिकाओं में जीन चिकित्सा, और जर्म सेल जीन थेरेपी में क्या होगा, हम इसमें क्या करेंगे, नॉर्मली हम इसको जाइगोट में करते हैं या एग में करते हैं या स्पर्म में कर सकते हैं। हालांकि स्पर्म में करना थोड़ा मुश्किल है, जाइगोट में सबसे ज्यादा करते हैं, जिससे भावी पीढ़ियां भी उस रोग से मुक्त हो पाती हैं, लेकिन विवादित और प्रतिबंधित है। इस बात को ध्यान रखना है। दुनिया में कोई भी देश भ्रूण के अंदर इस प्रकार के परिवर्तन की इजाजत नहीं देता है। अब आगे आइए, प्रगति क्या हुई, तो ध्यान दीजिएगा कि जीन थेरेपी भी मूल रूप से चिकित्सीय परीक्षण के तौर पे ही है। चिकित्सीय परीक्षण और चिकित्सीय विधि यानी कि चिकित्सा और परीक्षण में एक अंतर है। परीक्षण का मतलब होता है कि भाई परीक्षण कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और ट्रीटमेंट का मतलब क्या होता है कि पता है कि इसका रिजल्ट क्या होने वाला, ट्रीटमेंट करेंगे रिजल्ट ऐसा आएगा। जीन थेरेपी आज भी पूरे दुनिया के अलग अलग देशों में, विभिन्न देशों में, भारत में 99% केसेस में परीक्षण है, 1% चिकित्सीय पहलू है। लेकिन हाँ, धीरे धीरे समय के साथ साथ ट्रीटमेंट के लेवल पे मान्यताएं मिलती जा रही हैं और परीक्षण भी बढ़ा होते जा रहा है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आज भी कोई अगर आपसे पूछे कि जीन थेरेपी मूल रूप से चिकित्सा पद्धति है या परीक्षण के दौर में है, तो आप यही बोलेंगे कि चिकित्सा अभी 1-2% तक सीमित है, परीक्षण के स्तर पे इसमें खूब सारा काम हो रहा है। वही बात लिखी गई है कि मूल रूप से चिकित्सीय परीक्षण, लेकिन कुछ देशों में उपचार पद्धति। तो इस बात को ध्यान रखना है। यूरोप, USA, चीन, रशिया भी इसमें डाल दीजिए, रशिया के अंदर भी कई हुए। तो यूरोप के कई देश में, अमेरिका में, चाइना में और रशिया में कुछ उपचार के रूप में मान्यताएं मिली है, जिसमें सबसे आगे USA है। फिर देखिए 2013 में CRISPR-Cas9, ये CRISPR-Cas9 ध्यान दीजिएगा, ये 2 बार आ चुका है। एक बार पहले भी मैंने बोला था, आज भी बोल रहा हूं, और अगली क्लास इसी की है, तो इस बात को ध्यान में रखना है। CRISPR-Cas9 एक ऐसी विधि है जिससे जीन में संशोधन करना, जीनोम के अंदर एडिटिंग करना बहुत आसान हुआ है।
2013 में जब ये क्रिस्पर कैस9 ढूंढा गया तो जीनोम संशोधन बहुत आसान हुआ और इससे खूब सारी प्रगति हुई, बहुत तेजी हुई। 2017 में ब्लड कैंसर के लिए यूएसए का जो एफडीए है, जो ड्रग एजेंसी है, उसने स्टेम सेल आधारित एक जीन चिकित्सा काइमेरिया के प्रयोग की इजाजत दे दी और कहा कि अब यह चिकित्सीय विधि के रूप में मान्य होगा। तो एक नट सेल में मैं आपको बता रहा हूं कि क्या मामला है। पहली बात, लार्जली ज्यादातर मामलों में यह चिकित्सीय परीक्षण है। दूसरी बात, 2013 में क्रिस्पर कैस9 नामक जीन एडिटिंग टूल के विकास के बाद इस क्षेत्र में बहुत तेजी आई और 2017 में यूएसए ने काइमेरिया नामक स्टेम सेल आधारित जीन थेरेपी परीक्षण चिकित्सा विधि को मान्यता दी और कहा कि इसका इस्तेमाल अब हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के रूप में किया जा सकता है। और देखिए उसके बाद कितनी प्रगति हुई। काइमेरिया 2017 में नोवार्टिस के द्वारा, और ये कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होता है, ल्यूकेमिया। फिर देखिए यस्कार्टा, ये काइट फार्मा का है और बी सेल लिम्फोमा के लिए इस्तेमाल होता है, ये भी एक तरह का कैंसर है। फिर देखिए लक्सटर्ना जो है वो भी एक जीन थेरेपी ट्रीटमेंट है जिसमें रेटिनल डिस्ट्रॉफी, रेटिना में जो प्रॉब्लम आ जाती है उसको ठीक किया जा सकता है। और हाल ही फिलहाल में जो एक नया आया है वह है जोलजिन्समा, नाम थोड़ा अजीब है, जोलजिन्समा, और नोवार्टिस कंपनी ने इसको डेवलप किया है और स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी, स्पाइन में जो प्रॉब्लम आती है उसको ठीक किया जा सकता है। ये लिस्ट धीरे धीरे बढ़ रही है। काइमेरिया आपको पहले इसलिए बताया गया, काइमेरिया 2017 में जब आया तो खूब सारा चर्चा का विषय था, लेकिन ये सारे नाम भी आपको एक बार आपके नज़र से गुजरा होना चाहिए और ऐसे सभी नामों को आप अपने न्यूज़पेपर मैगजीन में थोड़ा ध्यान देंगे, तरजीह देंगे। कहाँ पे? तो एफडीए यूएसए के द्वारा इसको अप्रूव किया गया है, ये बात ध्यान देना है। अब आइए, जीन चिकित्सा के इतने सारे सकारात्मक पक्ष है तो नकारात्मक पक्ष भी होंगे। नकारात्मक पक्ष क्या है? सफलता दर कम है, एक्यूरेसी कम है, इसलिए तो यह परीक्षण है और इन्हीं दो कारण से ये अभी भी लार्जली परीक्षण है, चिकित्सा विधि के रूप में पूर्ण रूप से स्थापित नहीं है। एक आध 2-10 केसेस में अगर ऐसा कुछ हुआ है कि उसमें सफलता दर बढ़ी है तो उसको स्थापित किया गया है। जीन संवाहक के रूप में अगर वायरस का इस्तेमाल करते हैं तो कई मामलों में संक्रमण के खतरे पैदा हुए। पता चला कि वायरस का इस्तेमाल आपने जीन को ढोने के लिए किया था और वो वायरस जाके संक्रमण पैदा कर दिया, लेने के देने पड़ गए, कंट्रोल नहीं हुआ और व्यक्ति को ज्यादा हानि हो गया। अगर जीन संवाहक के रूप में स्टेम सेल का प्रयोग करते हैं तो वहां पे कैंसर के खतरे बढ़ गए। अब ये भी बड़ा विडंबना है, कैंसर ठीक करने जा रहे थे, स्टेम सेल का प्रयोग किया, कैंसर के खतरे और बढ़ गए। अप्रत्याशित कुछ रिजल्ट आ जाते हैं क्योंकि हमारी जानकारी इस स्तर पे अभी पूरी तरीके से परिपक्व नहीं हुई है। और एक और मामला देखा गया कि आप जब जीन थेरेपी करते हैं तो एक कोशिका में कर दिया, 50 कोशिकाओं में कर दिया और फिर जब कोशिकाएं विभाजित होती हैं तो विभाजन के साथ साथ जीन थेरेपी के प्रभाव कम होने लगते हैं, यानी कि नई कोशिकाएं जो विभाजन के बाद बनती हैं उसके जीन जो होते हैं रेप्लिकेट नहीं करते, कई मामलों में त्रुटिपूर्ण जीन वापस से आ जाते हैं और फिर उसके कारण ये प्रभाव कम होने लगते हैं। ये सारे इसके नकारात्मक पहलू हैं जिसके ऊपर हमें ध्यान देना है और यही सारे रीजन है कि ये सारी चीजें आज भी परीक्षण के तौर पे चल रही हैं, चिकित्सीय रूप से इसकी मान्यता नहीं मिली है। अब देखिए भारत में जीन चिकित्सा, भारत में जीन चिकित्सा के मामले में देखा जाए तो कुछ बातें समझ लीजिए कि कहा गया कि भारत जो है वो दुनिया के सर्वाधिक 10 विकसित राष्ट्रों में से एक है जो जीन चिकित्सा के क्षेत्र में काम कर रहा है। अब जाहिर सी बात है कि भारत इतनी बड़ी आबादी, इतना बड़ा जीडीपी, इतने टैलेंट, तो टॉप 10 में आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप देखेंगे तो भारत लगभग हर तकनीकी मामलों में टॉप 10 में आ चुका है, बल्कि हमें टॉप 3 में आने की कोशिश करनी चाहिए। हम तो टॉप 10 में हैं, इसका मतलब स्थिति उतनी भी अच्छी नहीं है जितना कि यहाँ पे पॉजिटिविटी के थ्रू बताया जा रहा है। और ये भी कहा गया कि एशिया में तीसरा सबसे बड़ा देश है। अब ये कौन सी बड़ी बात हो गई? एशिया में तीसरा सबसे बड़ा देश तो होगा ही, अरे जापान, चाइना जापान के बाद तो हम ही आएंगे, और कौन आएगा? लेकिन ठीक है, कहने का तरीका है, ध्यान रखिएगा। तो दुनिया में टॉप 10 में आते हैं और एशिया में टॉप 3 में आते हैं। हमारे देश में 10 से अधिक प्रयोगशालाएं इसमें शामिल हैं, कार्यरत हैं, और इसी कारण से इसको कहा गया कि दुनिया के टॉप 10 में आते हैं। 10 प्रयोगशाला अगर जीन थेरेपी के क्षेत्र में अनुसंधान कर रही है, परीक्षण कर रही है, तो बहुत बड़ी बात है।
भारत में जीन थेरेपी का जो मुख्य उद्देश्य है कैंसर का उपचार करना है, जो पूरे दुनिया भर में जीन थेरेपी का पहला उद्देश्य शायद यही रहा था। तो इसमें भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हालांकि अभी कुछ मामले आए हैं जिसमें अन्य रोगों के संदर्भ में परीक्षण किए जा रहे हैं अलग अलग हॉस्पिटल्स में, अलग अलग परीक्षण केंद्र पर, और इन सभी चीज़ों को दिशा देने के लिए आईसीएमआर ने 2019 में एक नई दिशा निर्देश जारी की, और उस दिशा निर्देश में ट्रीटमेंट वर्सेस एक्सपेरिमेंट की बात की गई और कहा गया कि भाई देखो, ट्रीटमेंट अलग मामला है, एक्सपेरिमेंट अलग मामला है। बिल्कुल आप वो समझिए कि स्टेम सेल थेरेपी के लिए भी यही बात की गई थी कि ट्रीटमेंट अलग चीज है और एक्सपेरिमेंट अलग चीज है। भाई मरीजों का शोषण ना हो। अगर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो मरीजों के साथ तो मरीज का शोषण ना हो, उसको बताइए कि आपके साथ एक्सपेरिमेंट हो रहा है, रिजल्ट सुनिश्चित नहीं है, पैसे देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे भारत में अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण कई सारी मिसहैप्स होती हैं। पता चलता है कि वो वैज्ञानिक हॉस्पिटल जो है वो क्या कर रहा है परीक्षण, लेकिन पैसे भी उठा रहा है मरीज से। तो वो एक गलत बात है और मरीज को धोखे में रख के भी कई बार किया जाता है। तो ये मामले भारत में जीन चिकित्सा के थे, है ना। तो बहुत ज़्यादा मामला इसमें था नहीं, क्योंकि पीटी के स्तर पे हमें सिर्फ चीज़ों को समझना है और आगे बढ़ना है।